हेलो दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में पहले बार हो तो मेरा सी द वर्ल्ड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज मैं नए स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूं। नए स्टोरी का नाम है रीबर्थ टू मिलिट्री मैरिज। गुड मॉर्निंग चीफ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट्स करना ना भूलना मुझको। अध्याय 1 से 10 तक। अध्याय 1, कब्र की ओर ले जाया गया। जुलाई की गर्मी की छुट्टियों में सूरज की तपती गर्मी में तारकोल से बनी सड़कों से लाख की तीखी गंध आती थी, मानो वे पिघल रही हों। धरती के ऊपर की हवा में चमक थी, क्योंकि गर्मी के कारण गर्म हवा वाष्पित हो रही थी। इस तरह के बेहद धूप वाले दिन सड़क पर बहुत शांति थी। यहां तक कि यातायात का प्रवाह भी कम था। गर्मी से बचने के लिए हर कोई ठंडी जगहों पर था। धुली हुई सफेद शर्ट और फीके रंग की सूट पैंट पहने एक महिला सेकेंड पीपुल्स अस्पताल की ओर दौड़ी। उसके बाल पसीने से तर चेहरे पर चिपके हुए थे और उसके गालों पर असामान्य लाली थी। जाहिर है वह गर्मी से बुरी तरह झुलस गई थी। पसीने के कारण उसकी सफेद शर्ट गीली हो गई थी और वह असहज महसूस कर रही थी। लेकिन कियाओ नान के पास इस सब के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसने अपना बैग कसकर पकड़ रखा था, जिसमें 1 लाख युआन मिल सकते थे। उसने अपनी सारी कीमती चीजें बेचकर बड़ी मेहनत से यह रकम जुटाई थी। उसकी बड़ी बहन की सर्जरी में 200,000 युआन खर्च हुए थे। उसे बाकी 1 लाख युआन जुटाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। सीधे वार्ड की ओर बढ़ते हुए जैसे ही कियाओ नान के हाथों ने दरवाजे के हैंडल को छुआ, उसने कमरे में मां बेटी की जोड़ी के बीच हो रही बातचीत को सुन लिया। मां, यह सब कियाओ नान की गलती थी। अगर वह न होती तो दाजून ने मुझे तलाक नहीं दिया होता। यह कियाओ नान की बहन कियाओ जिजिन की आवाज थी। रोना बंद करो, मैंने पहले ही कियाओ नान को अनुशासित कर दिया है, कियाओ नान की मां डिंग जियाई ने अपनी बड़ी बेटी का सिर पकड़ते हुए कहा, क्योंकि उसका दिल दुख रहा था। कमरे के बाहर खड़ी कियाओ नान चौंक गई। क्या उसकी बहन का कोई अफेयर नहीं था जिसके कारण चेन जून ने उसे तलाक दे दिया? लेकिन इसका उससे क्या लेना देना था? चेन जुन के बारे में सोचते ही कियाओ नान को थोड़ी उदासी महसूस हुई। चेन जुन कियाओ नान का प्रेमी था। हालांकि कियाओ जिजिन उसके बच्चे से गर्भवती हो गई। डिंग जियाई ने इसके लिए कियाओ नान को फटकार लगाई। उसने कहा कि कियाओ नान के इरादे दुर्भावनापूर्ण थे और वह विवेकहीन एक छोटी सी क्रूर महिला थी, क्योंकि उसने न केवल अपनी बहन के प्रेमी को छीन लिया बल्कि उसे भ्रूण को गिराने के लिए भी मजबूर किया। अंततः कियाओ नान को चेन जून के साथ संबंध खत्म करना पड़ा और उन्हें एक साथ रहने की अनुमति देनी पड़ी। मां, दाजून ने मुझे तलाक दे दिया। मेरा बच्चा भी मेरे पास नहीं है और मुझे इस तरह की बीमारी हो गई है। मुझे क्या करना चाहिए? मां, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने आपकी बेटी होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। मैं वास्तव में मरना नहीं चाहती। वार्ड में कियाओ जिजिन ने डिंग जियाई को गले लगाया और रो पड़ी। वह अभी भी बहुत छोटी थी और उसके आगे एक उज्जवल भविष्य था। कियाओ जिजिन वास्तव में मरना नहीं चाहती थी। डिंग जियाई को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उनकी बड़ी बेटी गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद भी उनके प्रति पुत्रवत व्यवहार कर रही है। डिंग जियाई ने कियाओ जिजिन की पीठ थपथपाई और कहा, नहीं मां, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। उस बेचारी लड़की कियाओ नान की वजह से मां ने तुम्हारा खर्च पहले ही उठा लिया है। जब हमारे पास 200,000 युआन होंगे तो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। कियाओ जिजिन द्वारा चेन जुन से तलाक लेने के कुछ समय बाद ही उसकी किडनी फेल हो गई और उसे तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ी। हालांकि कियाओ जिजिन इस शादी में गलत थी, क्योंकि उसका विवाहेतर संबंध था। इसलिए उसने बिना किसी भरण पोषण या वैवाहिक मुआवजे के शादी छोड़ दी। अब जब वह इस बीमारी से ग्रस्त हो गई थी तो उसके पास अपने मेडिकल बिलों का भुगतान करने का कोई साधन नहीं था। हालांकि कियाओ नान अपनी मां के पक्षपात की आदी हो चुकी थी, लेकिन वह इस बातचीत से आहत हुए बिना नहीं रह सकी। वह पहले से ही 40 साल की थी। चेन जून से रिश्ता टूटने के बाद उसने कभी कोई दूसरा रिश्ता नहीं बनाया। ऐसा नहीं था कि वह इसके लिए तैयार नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मां उसे ऐसा करने नहीं देती थी। पिछले कई सालों से वह अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपनी मां को देती आई थी।
उसकी मां ने अपनी कमाई से अपनी बड़ी बहन के लिए 150 वर्ग मीटर का कमरा खरीदा। उसे 90 वर्ग मीटर के किराए के अपार्टमेंट में रहना पड़ता था। वह अपने माता पिता के सभी घरेलू बिलों का भुगतान करती थी। जब भी उसकी बहन उसके माता पिता के घर आती थी तो वह कुछ न कुछ लेकर आती थी, लेकिन जाते समय कुछ और भी लेकर जाती थी। इस उम्र में भी उसकी शादी नहीं हुई थी और दूसरे लोग उसे अलमारियों में छोड़कर चले जाने के लिए चिढ़ाते थे। कियाओ नान जानती थी कि उसकी मां उसे शादी नहीं करने देगी क्योंकि वह चाहती थी कि वह उसे घर का खर्च देती रहे, लेकिन यह उसकी अपनी मां थी। हर बार जब वह मैचमेकिंग सेशन में जाने की योजना बनाती तो उसकी मां हंगामा मचा देती और आत्महत्या करने की धमकी देती। कियाओ नान के पास कोई विकल्प नहीं था। ये सारी कोशिशें तब बेकार लगने लगीं जब उसने सुना कि उसकी मां उसे एक मनहूस लड़की कह रही है। खास तौर पर जब उसने सुना कि कियाओ जिजिन उसके विवाहेतर संबंध और तलाक का सारा दोष उस पर डाल रही है, तो उसने अपने हाथ में पैसे कसकर पकड़ लिए। अचानक उसे कियाओ जिजिन को पैसे देने का मन नहीं हुआ। कियाओ नान के जाने से पहले उसने आखिरी बातचीत सुनी जिसने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया। मां, यह इतना आसान नहीं है। क्या होगा अगर कियाओ नान के पैसे जुटाने के बाद भी मुझे कोई संगत किडनी नहीं मिल पाती? डॉक्टर ने कहा कि जब तक मेरे रिश्तेदार मुझे किडनी दान कर सकते हैं तब तक मैच बेहतर रहेगा और मेरा शरीर इतनी आसानी से अस्वीकृति का सामना नहीं करेगा। टिंग जियाई की बाहों में कियाओ जिजिन ने दयनीय रूप से कहा, अगर मुझे किसी प्रियजन की किडनी मिल जाती तो शायद मैं अपने चिकित्सा उपचार के खर्च को कम कर पाता। इसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, कुछ लोग तो अवसर आने से पहले ही मर गए। कियाओ जिजिन को अच्छी तरह पता था कि सिर्फ पैसे से उसकी समस्या हल नहीं होगी और वह अपना जीवन जारी नहीं रख पाएगी। उसे दूसरे विकल्प तलाशने होंगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं रक्त परीक्षण करवा लूं? टिंग जियाई ने कुछ हिचकिचाहट के साथ पूछा। कियाओ जिजिन ने बार बार अपना सिर हिलाया। उसकी मां पहले से ही बूढ़ी थी और उसकी किडनी निश्चित रूप से उतनी अच्छी और स्वस्थ नहीं थी। चूंकि उसे ट्रांसप्लांट करवाना था, इसलिए उसे एक अच्छी किडनी लगवा लेनी चाहिए। मां, आपने मुझे जन्म दिया और पाला, मैं आपको चाकुओं के नीचे जाने नहीं दे सकता। पिताजी के लिए भी यही बात है। वह डिंग जियाई ने एक पल सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। जब वह बेचारी लड़की आएगी तो मैं उसका रक्त परीक्षण करवाऊंगी। वह तुम्हारी सगी बहन है। मुझे यकीन है कि यह उपयुक्त होगा। अच्छा लगता है। लेकिन कियाओ नान शायद सहमत न हो। आखिरकार यह एक किडनी है। कियाओ जिजिन की आंखों में एक साजिश भरी नजर थी। अस्तित्व की खातिर और एहतियाती उपाय के तौर पर वह कभी भी कियाओ नान को इसे अस्वीकार नहीं करने देगी। मिस कियाओ, आप अपनी बहन से मिलने आई हैं। आप अंदर क्यों नहीं जाएंगी? कियाओ जिजिन और डिंग जियाई ने बातचीत के दौरान दरवाजे पर नर्स की आवाज सुनी। कियाओ जिजिन का चेहरा काफी बदल गया। मां, क्या हमारी पिछली बातचीत कियाओ नान, उस बेचारी लड़की ने सुनी थी? बिना कुछ बोले डिंग जियाई उठी और बाहर भाग गई। उसने कियाओ नान की पीठ देखी और जोर से उसका नाम पुकारा। कियाओ नान ने डिंग जियाई की चीखें सुनी। उसने पीछे मुड़ने या रुकने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें बेकाबू होकर बह रही थीं। उसका दिल टूट गया था। अपनी मां और बहन की खातिर उसके पास अपना घर भी नहीं था। हालांकि उन्होंने न केवल उसके पैसे हड़पने की साजिश रची, बल्कि उसकी किडनी भी हड़प ली। डिंग जियाई ने शायद कियाओ जिजिन के शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझा होगा, लेकिन कियाओ नान ने समझ लिया था। जितना ज्यादा उसने समझा, उतनी ही उसे नफरत हुई। उसे लगा कि भले ही उसने कियाओ परिवार का कर्ज लिया हो, लेकिन उसने काफी त्याग किया है। शायद मातृ प्रेम वास्तव में महान था। यह देखकर कि छोटी बेटी भाग गई है, डिंग जियाई को डर था कि बड़ी बेटी की बीमारी ठीक नहीं होगी। डिंग जियाई के कदम तेज हो गए। कियाओ नान को पकड़ लिया और कियाओ नान के बालों को जोर से पकड़ लिया। तुम बदकिस्मत लड़की हो। जाहिर है तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और फिर भी तुम उसे मझधार में छोड़ना चाहती हो। यहां आओ।
कियाओ नान के सिर में दर्द हो रहा था और जैसे ही उसने अपनी मां को यह बताने की कोशिश की कि सड़क पर ऐसा करना खतरनाक है, एक कार उसकी ओर आई। एक तेज धमाका हुआ। कियाओ नान को इतना दर्द हो रहा था कि वह बोल नहीं पा रही थी। उसने खुद को मजबूरन अपनी आंखें खोली क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उसकी मां कैसी है। डिंग जियाई ने जब आती हुई कार को देखा तो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। वह सच में डर गई। अपनी छोटी बेटी को खून से लथपथ देखकर वह दौड़कर उसके पास गई और बोली, कियाओ नान, अगर तुम मर जाती तो भी अच्छा होता। कम से कम तुम अपनी बहन की मदद तो कर सकती हो। जिजिन के पास किडनी और पैसे दोनों होंगे। यदि उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई है तो उसे मारने वाले व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। जब उसने डिंग जियाई की बातें सुनी तो कियाओ नान ने डिंग जियाई को एक घातक नजर से देखा। एम्बुलेंस के आने से पहले वह उसे कब्र तक ले गई होगी। अध्याय 2, बुखार। बहुत गर्मी थी। कियाओ नान को ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो, मानो उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया हो। काफी संघर्ष के बाद कियाओ नान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने एक सफेद वार्ड नहीं बल्कि एक पुराना और जाना पहचाना कमरा देखा। मां, नान बीमार है। क्या यह ठीक रहेगा कि हम उसे अकेला छोड़ दें? कोई बात नहीं। आपकी बहन बहुत मजबूत है और उसे कठिन जीवन जीने की आदत है। ऐसी छोटी सी बीमारी उसकी जान नहीं ले लेगी। इसके अलावा वह अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर देगी। यह अच्छी बात है कि वह बीमार है, इसलिए वह स्कूल में दाखिला नहीं ले सकती। अपनी बड़ी बेटी से संबंधित मामलों को लेकर चिंतित डिंग जियाई ने सोचा कि यदि उसकी छोटी बेटी बीमारी के कारण स्कूल में दाखिला लेने का अवसर चूक जाती है तो वह उस बेचारी लड़की को पढ़ाई छोड़ने और आय अर्जित करने के लिए नौकरी खोजने के लिए मना सकती है। मां, यह तरबूज बहुत मीठा है। आप भी एक निवाला खा लो। जो उसने सुना था उससे संतुष्ट होकर कियाओ जिजिन मुस्कुराई और डिंग जियाई को तरबूज का एक कौर खिलाया। जब उसने मां बेटी की जोड़ी के बीच संवाद सुना तो कियाओ नान, जिसे तेज बुखार था, को आखिरकार पता चला कि वह कहाँ है। समय 25 साल पीछे चला गया और वह वापस कियाओ परिवार के घर पर थी। उस समय 15 वर्षीय कियाओ नान को तेज बुखार था और वह स्कूल में दाखिले की अंतिम तिथि से चूक गई थी। यह वह वर्ष था जब उसकी मां ने उसे स्कूल छोड़ने और कियाओ जिजिन की मदद करने के लिए नौकरी खोजने के लिए मनाया था। उस साल कियाओ नान के बुखार से पहले वाली रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। चूंकि यह शरद ऋतु थी, इसलिए मौसम विशेष रूप से ठंडा था। कियाओ नान को याद आया कि उस रात सोने से पहले उसने खुद को कंबल से ढक लिया था। हालांकि जब वह जाग गई और उसे पहले से ही बीमार महसूस हो रहा था तो पूरा कंबल बिस्तर के अंत में पाया गया। जबकि कियाओ नान को स्पष्ट रूप से याद है कि जब आधी रात को बारिश अपने चरम पर थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे में घुस आया है। आखिरकार कियाओ नान को कंबल से ढका नहीं जा सका। यहां तक कि बिस्तर के पास की खिड़की भी पूरी तरह खुली हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कियाओ नान को सर्दी और बुखार नहीं होता। अपने पिछले जीवन में कियाओ नान को हमेशा लगता था कि कोई उसके कमरे में आया है। जहां तक खिड़की की बात है, जो उसके सोने से पहले बंद हो जाती थी और बाद में खुल जाती थी, उसने मान लिया कि यह एक भ्रम था कि वह बहुत बीमार और भ्रमित थी। लेकिन इस बार कियाओ नान को ऐसा नहीं लगा। कल रात कोई उसके कमरे में जरूर आया होगा। उस व्यक्ति ने न केवल उसका कंबल हटाया था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर खिड़की भी खोली थी। उनका उद्देश्य उसे बीमार करना था ताकि वह स्कूल में दाखिले की अंतिम तिथि से चूक जाए। जब डिंग जियाई और कियाओ जिजिन एक साथ खुशी से समय बिता रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिससे दोनों स्तब्ध रह गए। नान, कियाओ जिजिन का चेहरा, जो खुशी से आधा तरबूज पकड़े और खा रही थी, सख्त हो गया। चम्मच पकड़े हुए उसे बहुत अजीब लगा और वह इस बात पर असमंजस में थी कि उसे पकड़े रखे या नीचे रखे। कियाओ जिजिन के हाथ में तरबूज का आधा हिस्सा देखकर कियाओ नान खुद पर हंस पड़ी। कियाओ जिजिन को उनकी मां ने बहुत लाड़ प्यार किया था। छोटी उम्र से ही वह दबंग और स्वार्थी थी। कियाओ जिजिन को तरबूज खाते समय एक आदत थी। उसे तरबूज का आधा हिस्सा पकड़कर उसे अकेले ही चम्मच से खाना पसंद था।
लेकिन अब 1980 का दशक आ चुका था। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए जब भी डिंग जियाई तरबूज खरीदती तो वह कियाओ नान और कियाओ जिजिन से कहती कि उसने सिर्फ आधा फल खरीदा है। लेकिन कियाओ नान ने अपनी आंखों से देखा कि कियाओ जिजिन आधा तरबूज पकड़े हुए थी और उसे खा रही थी। कियाओ जिजिन को आधा तरबूज खाने की इजाजत थी। जब कियाओ नान की बात आई तो वह भाग्यशाली होगी अगर उसे खाने के लिए तरबूज का एक तना मिल जाए। तुम बदकिस्मत लड़की हो, तुमने दरवाजा क्यों लात मारी? तुम किसे डराना चाहती हो? डिंग जियाई का चेहरा, जिस पर अपराधबोध का कोई निशान नहीं था, काला पड़ गया। उसने कियाओ नान की नाक की ओर इशारा किया और डांटना शुरू कर दिया। कियाओ नान अपनी बीमारी के बावजूद डटी रही। मुझे बुखार है। बुखार की दवा कहाँ है? बुखार की कौन सी दवा? तुमने तो पहले ही खत्म कर दी है। अब कोई दवा नहीं बची है। डिंग जियाई की आंखों में अपराध बोध की झलक थी जब उसने यह कहा। डिंग जियाई को नजरअंदाज करते हुए कियाओ नान दवा की तलाश में चली गई। अपने पिछले जीवन में उसने कोई दवा नहीं ली थी और उसका बुखार बिगड़ गया। उसे समय पर अस्पताल नहीं भेजा गया और वह लगभग मेनिंजाइटिस की चपेट में आ गई। इस वजह से उसके परिवार को अतिरिक्त चिकित्सा खर्च उठाना पड़ा। इससे उसे अपनी मां की बातों पर यकीन हो गया कि उसने अपनी बीमारी के इलाज के लिए परिवार के पैसे खर्च कर दिए हैं। यही वजह थी कि उसने स्कूल छोड़ दिया और कियाओ जिजिन की मदद करने के लिए काम किया। तुम बेचारी लड़की, तुम क्या ढूंढ रही हो? कियाओ नान की हरकत ने डिंग जियाई को गुस्सा दिला दिया था। कियाओ जिजिन और डिंग जियाई ने बातचीत के दौरान दरवाजे पर नर्स की आवाज सुनी। कियाओ जिजिन का चेहरा काफी बदल गया। मां, क्या हमारी पिछली बातचीत कियाओ नान, उस बेचारी लड़की ने सुनी थी? बिना कुछ बोले डिंग जियाई उठी और बाहर भाग गई। उसने कियाओ नान की पीठ देखी और जोर से उसका नाम पुकारा। कियाओ नान ने डिंग जियाई की चीखें सुनी। उसने पीछे मुड़ने या रुकने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें बेकाबू होकर बह रही थीं। उसका दिल टूट गया था। अपनी मां और बहन की खातिर उसके पास अपना घर भी नहीं था। हालांकि उन्होंने न केवल उसके पैसे हड़पने की साजिश रची बल्कि उसकी किडनी भी हड़प ली। डिंग जियाई ने शायद कियाओ जिजिन के शब्दों को पूरी तरह से नहीं समझा होगा, लेकिन कियाओ नान ने समझ लिया था। जितना ज्यादा उसने समझा उतनी ही उसे नफरत हुई। उसे लगा कि भले ही उसने कियाओ परिवार का कर्ज लिया हो, लेकिन उसने काफी त्याग किया है। शायद मातृ प्रेम वास्तव में महान था। यह देखकर कि छोटी बेटी भाग गई है, डिंग जियाई को डर था कि बड़ी बेटी की बीमारी ठीक नहीं होगी। डिंग जियाई के कदम तेज हो गए। कियाओ नान को पकड़ लिया और कियाओ नान के बालों को जोर से पकड़ लिया। तुम बदकिस्मत लड़की हो। जाहिर है तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है। तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और फिर भी तुम उसे मझधार में छोड़ना चाहती हो। यहां आओ। कियाओ नान के सिर में दर्द हो रहा था और जैसे ही उसने अपनी मां को यह बताने की कोशिश की कि सड़क पर ऐसा करना खतरनाक है, एक कार उसकी ओर आई। एक तेज धमाका हुआ। कियाओ नान को इतना दर्द हो रहा था कि वह बोल नहीं पा रही थी। उसने खुद को मजबूरन अपनी आंखें खोली क्योंकि वह देखना चाहती थी कि उसकी मां कैसी है। डिंग जियाई ने जब आती हुई कार को देखा तो उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। वह सच में डर गई। अपनी छोटी बेटी को खून से लथपथ देखकर वह दौड़कर उसके पास गई और बोली, कियाओ नान, अगर तुम मर जाती तो भी अच्छा होता। कम से कम तुम अपनी बहन की मदद तो कर सकती हो। जिजिन के पास किडनी और पैसे दोनों होंगे। यदि उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई है तो उसे मारने वाले व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। जब उसने डिंग जियाई की बातें सुनी तो कियाओ नान ने डिंग जियाई को एक घातक नजर से देखा। एम्बुलेंस के आने से पहले वह उसे कब्र तक ले गई होगी। अध्याय 2, बुखार। बहुत गर्मी थी। कियाओ नान को ऐसा लग रहा था जैसे उसमें आग लगी हो, मानो उसका पूरा शरीर जलकर राख हो गया हो। काफी संघर्ष के बाद कियाओ नान ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसने एक सफेद वार्ड नहीं बल्कि एक पुराना और जाना पहचाना कमरा देखा। मां, नान बीमार है। क्या यह ठीक रहेगा कि हम उसे अकेला छोड़ दें? कोई बात नहीं।
आपकी बहन बहुत मजबूत है और उसे कठिन जीवन जीने की आदत है। ऐसी छोटी सी बीमारी उसकी जान नहीं ले लेगी। इसके अलावा वह अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर देगी। यह अच्छी बात है कि वह बीमार है, इसलिए वह स्कूल में दाखिला नहीं ले सकती। अपनी बड़ी बेटी से संबंधित मामलों को लेकर चिंतित डिंग जियाई ने सोचा कि यदि उसकी छोटी बेटी बीमारी के कारण स्कूल में दाखिला लेने का अवसर चूक जाती है तो वह उस बेचारी लड़की को पढ़ाई छोड़ने और आय अर्जित करने के लिए नौकरी खोजने के लिए मना सकती है। माँ, यह तरबूज बहुत मीठा है, आप भी एक निवाला खा लो। जो उसने सुना था उससे संतुष्ट होकर कियाओ जिजिन मुस्कुराई और डिंग जियाई को तरबूज का एक कौर खिलाया। जब उसने मां बेटी की जोड़ी के बीच संवाद सुना तो कियाओ नान, जिसे तेज बुखार था, को आखिरकार पता चला कि वह कहाँ है। समय 25 साल पीछे चला गया और वह वापस कियाओ परिवार के घर पर थी। उस समय 15 वर्षीय कियाओ नान को तेज बुखार था और वह स्कूल में दाखिले की अंतिम तिथि से चूक गई थी। यह वह वर्ष था जब उसकी मां ने उसे स्कूल छोड़ने और कियाओ जिजिन की मदद करने के लिए नौकरी खोजने के लिए मनाया था। उस साल कियाओ नान के बुखार से पहले वाली रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। चूंकि यह शरद ऋतु थी, इसलिए मौसम विशेष रूप से ठंडा था। कियाओ नान को याद आया कि उस रात सोने से पहले उसने खुद को कंबल से ढक लिया था। हालांकि जब वह जाग गई और उसे पहले से ही बीमार महसूस हो रहा था तो पूरा कंबल बिस्तर के अंत में पाया गया। जबकि कियाओ नान को स्पष्ट रूप से याद है कि जब आधी रात को बारिश अपने चरम पर थी तो ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे में घुस आया है। आखिरकार कियाओ नान को कंबल से ढका नहीं जा सका, यहां तक कि बिस्तर के पास की खिड़की भी पूरी तरह खुली हुई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो कियाओ नान को सर्दी और बुखार नहीं होता। अपने पिछले जीवन में कियाओ नान को हमेशा लगता था कि कोई उसके कमरे में आया है। जहां तक खिड़की की बात है, जो उसके सोने से पहले बंद हो जाती थी और बाद में खुल जाती थी, उसने मान लिया कि यह एक भ्रम था कि वह बहुत बीमार और भ्रमित थी। लेकिन इस बार कियाओ नान को ऐसा नहीं लगा। कल रात कोई उसके कमरे में जरूर आया होगा। उस व्यक्ति ने न केवल उसका कंबल हटाया था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर खिड़की भी खोली थी। उनका उद्देश्य उसे बीमार करना था ताकि वह स्कूल में दाखिले की अंतिम तिथि से चूक जाए। जब डिंग जियाई और कियाओ जिजिन एक साथ खुशी से समय बिता रहे थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ जिससे दोनों स्तब्ध रह गए। नान नान नान, कियाओ जिजिन का चेहरा, जो खुशी से आधा तरबूज पकड़े और खा रही थी, सख्त हो गया। चम्मच पकड़े हुए उसे बहुत अजीब लगा और वह इस बात पर असमंजस में थी कि उसे पकड़े रखे या नीचे रखे। कियाओ जिजिन के हाथ में तरबूज का आधा हिस्सा देखकर कियाओ नान खुद पर हंस पड़ी। कियाओ जिजिन को उनकी मां ने बहुत लाड़ प्यार किया था। छोटी उम्र से ही वह दबंग और स्वार्थी थी। कियाओ जिजिन को तरबूज खाते समय एक आदत थी। उसे तरबूज का आधा हिस्सा पकड़कर उसे अकेले ही चम्मच से खाना पसंद था। लेकिन अब 1980 का दशक आ चुका था। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए जब भी डिंग जियाई तरबूज खरीदती तो वह कियाओ नान और कियाओ जिजिन से कहती कि उसने सिर्फ आधा फल खरीदा है। लेकिन कियाओ नान ने अपनी आंखों से देखा कि कियाओ जिजिन आधा तरबूज पकड़े हुए थी और उसे खा रही थी। कियाओ जिजिन को आधा तरबूज खाने की इजाजत थी। जब कियाओ नान की बात आई तो वह भाग्यशाली होगी अगर उसे खाने के लिए तरबूज का एक तना मिल जाए। तुम बदकिस्मत लड़की हो, तुमने दरवाजा क्यों लात मारी? तुम किसे डराना चाहती हो? डिंग जियाई का चेहरा, जिस पर अपराधबोध का कोई निशान नहीं था, काला पड़ गया। उसने कियाओ नान की नाक की ओर इशारा किया और डांटना शुरू कर दिया। कियाओ नान अपनी बीमारी के बावजूद डटी रही। मुझे बुखार है। बुखार की दवा कहाँ है? बुखार की कौन सी दवा? तुमने तो पहले ही खत्म कर दी है। अब कोई दवा नहीं बची है। डिंग जियाई की आंखों में अपराध बोध की झलक थी जब उसने यह कहा। डिंग जियाई को नजरअंदाज करते हुए कियाओ नान दवा की तलाश में चली गई। अपने पिछले जीवन में उसने कोई दवा नहीं ली थी और उसका बुखार बिगड़ गया। उसे समय पर अस्पताल नहीं भेजा गया और वह लगभग मेनिंजाइटिस की चपेट में आ गई। इस वजह से उसके परिवार को अतिरिक्त चिकित्सा खर्च उठाना पड़ा।
इससे उसे अपनी माँ की बातों पर यकीन हो गया कि उसने अपनी बीमारी के इलाज के लिए परिवार के पैसे खर्च कर दिए हैं। यही वजह थी कि उसने स्कूल छोड़ दिया और कियाओ जिजिन की मदद करने के लिए काम किया। तुम बेचारी लड़की, तुम क्या ढूंढ रही हो? कियाओ नान की हरकत ने डिंग जियाई को गुस्सा दिला दिया था। जरूर, धन्यवाद भाई झाई। इसके बाद कियाओ नान को झाई शेंग के घर में और अधिक समय तक रहने में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे अपने घर वापस लौटना पड़ा। कियाओ नान के जाने के कुछ समय बाद झाई शेंग की बड़ी बहन झाई हुआ घर लौट आई। झाई हुआ सोफे पर बैठी और झाई शेंग से पूछने ही वाली थी कि वह वापस क्यों आया है, तभी उसने सोफे पर खून देखा और चौंक गई। झाई शेंग, क्या तुम्हें चोट लगी है? क्या हुआ? नहीं, झाई शेंग ने भौहें सिकोड़ी। यह खून कियाओ परिवार की छोटी बेटी ने छोड़ा था। रुको, नहीं, तुम्हारे कपड़ों पर भी खून क्यों है? झाई शेंग की छाती और सोफे पर खून देखकर झाई हुआ की आंखें तेजी से चमक उठीं। झाई शेंग, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तुम किसी लड़की को घर लाए हो? क्या तुम इतने उत्सुक थे कि तुम बेडरूम में जाने तक इंतजार नहीं कर सके? झाई शेंग की लकड़ी जैसी अभिव्यक्ति बदल गई। जैसे ही उसने उत्साहित झाई हुआ को देखा, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर माँ और पिताजी को पता चले कि तुम इस तरह की किताब पढ़ रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? ओह, आज मौसम बहुत गर्म है। मैंने कुछ नहीं देखा और नहीं कुछ पता है, मेरे भाई। मैं नहाने जा रही हूँ। झाई हुआ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने भाई के सामने असभ्य होने की हिम्मत की, लेकिन अपने माता पिता के सामने वह खरगोश की तरह आज्ञाकारी थी। जब झाई हुआ नहाने जा रहा था और झाई शेंग ने अपनी किताब पढ़ना जारी रखने के लिए अपनी उभरी हुई भौहों को नरम किया, तो झाई हुआ के चेहरे ने उसका ध्यान अवरुद्ध कर दिया। कोई बात नहीं, हम भाई बहन हैं। क्या तुम सच में मुझे नहीं बताओगे कि तुमने किस लड़की को बर्बाद किया? हमारा परिवार ऐसे बदमाश को बर्दाश्त नहीं करता। अगर लड़की हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है तो तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। तुम्हारे लिए सेना में काम करना जारी रखना मुश्किल होगा। चूंकि तुम उसके साथ सो चुके हो, तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? झाई हुआ के झूठे आरोप के सामने झाई शेंग ने केवल एक शब्द कहा, भाग जाओ। इसके बाद वह झाई हुआ की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना अपने कमरे में वापस चला गया। उसने आगे की गलतफहमी से बचने के लिए कियाओ नान के खून से सने कपड़े बदल दिए। कियाओ नान भारी मन से अपने घर की ओर जा रही थी। बुखार उतरने के बाद कियाओ नान का सिर शांत हो गया। उसे उस पूरे साल की यादें ताजा हो गईं। कियाओ नान का जन्म एक सम्मानित परिवार में हुआ था। बस इतना हुआ कि उसके दादा दादी 1970 के दशक तक जीवित नहीं रहे। उनकी मृत्यु के बाद उसके पिता उसके दादा के अच्छे दोस्त की मदद से सेना में शामिल हो गए और डिंग जियाई से शादी कर ली। पुरानी पीढ़ी आमतौर पर पितृसत्तात्मक थी, खासकर डिंग जियाई। जब उसने अपने पहले बच्चे कियाओ जिजिन को जन्म दिया, तो डिंग जियाई ने खुद को सांत्वना दी कि वह अगली बार एक बेटे को जन्म देगी। जब डिंग जियाई दूसरे बच्चे की तैयारी कर रही थीं, तब एक राष्ट्रीय नियोजन नीति शुरू की गई। बेटा पैदा करने के लिए कियाओ डोंगलियांग और डिंग जियाई को पार्टी से निकाल दिया गया और उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वे दूसरे बच्चे से गर्भवती थीं, लेकिन यह उनकी छोटी बेटी थी, कियाओ नान। यह साल कियाओ नान का हाई स्कूल में तीसरा साल होगा। कियाओ जिजिन ने मिडिल स्कूल की परीक्षा दी थी और जल्द ही हाई स्कूल में दाखिला ले लिया जाएगा। कियाओ नान सुबह जल्दी स्कूल जाती थी। फिर भी कियाओ नान ने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया था और स्कूल में लगातार शीर्ष स्थान पर रही थी। इसके विपरीत कियाओ जिजिन के स्कूल में परिणाम अच्छे नहीं थे। कियाओ जिजिन इस बात से असंतुष्ट थी। पिछले जन्म में डिंग जियाई ने कियाओ नान से झूठ बोला था। उसने कहा था कि उसके बीमार होने की वजह से परिवार का पैसा खत्म हो गया था। यहां तक कि कियाओ जिजिन के स्कूल में दाखिले के लिए भी पैसे उधार लिए गए थे। लेकिन कुछ साल बाद कियाओ नान को पता चला कि उनकी बचत का इस्तेमाल उसके इलाज के खर्च के लिए नहीं किया गया था। यह उसकी मां थी जिसने कियाओ जिजिन की खातिर रिश्वत देने के लिए इसे इस्तेमाल किया था। चूंकि उसका बुखार काफी कम हो गया था, कियाओ नान ने राहत की सांस ली। कम से कम इस जीवन में
उसकी मां अब उसे उसकी बीमारी के लिए बंधक नहीं बना सकती थी। इस जीवन में चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी और कियाओ जिजिन की मदद करने के लिए काम करेगी। वह अपना खुद का जीवन जिएगी। जब कियाओ नान घर पहुंचा तो कियाओ डोंगलियांग अपनी साइकिल को धक्का देकर घर ले जा रहा था, क्योंकि उस समय वह ड्यूटी पर नहीं था। अध्याय 4 पक्षपात। पिताजी, कियाओ नान कुछ कदम आगे बढ़ी और पुकारा। कियाओ डोंगलियांग एक पल के लिए विचलित हो गया। जब उसने पीछे देखा तो उसे अपनी छोटी बेटी दिखाई दी। सर्दी और बुखार के कारण उसकी छोटी बेटी उदास और बेजान दिख रही थी। उसके कॉलर पर खून देखकर कियाओ डोंगलियांग उछल पड़ा। तुम्हें यह कैसे मिला? कियाओ नान के जवाब देने से पहले कियाओ डोंगलियांग ने कहा, चलो पहले घर चलते हैं और नहा धो लेते हैं, हम बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर कियाओ डोंगलियांग ने कियाओ नान को अपनी साइकिल पर बिठाया और घर की ओर चल दिया। डोंगलियांग, तुम वापस आ गए। ओह नान नान, क्या हुआ? कियाओ के घर के छोटे से चौक में एक 40 से 50 वर्षीय महिला अपने हाथ में अंडों की टोकरी पकड़े हुए थी। कियाओ नान को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम्हें धमकाया गया है? तुम खून से लथपथ क्यों हो? आंटी ली, कियाओ नान के हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे जब वह साइकिल से कूदकर उतरी। सौभाग्य से उसके पिता ने उसे पकड़ लिया और वह गिरी नहीं। डिंग जियाई, जो अंडे के लिए पैसे निकाल रही थी, ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा काला पड़ गया। चाची ली, यह अंडे के लिए पैसे हैं, कृपया इसे ले लो। आंटी ली ने पैसे लिए, गिने और कहा, अच्छा, आपके परिवार की नान नान सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ी दुबली है। आपको उसे कुछ सप्लीमेंट देने होंगे। कियाओ डोंगलियांग ने कियाओ नान के माथे को छुआ और पाया कि बुखार की स्थिति सुबह काम पर जाने से पहले की तुलना में बेहतर थी, लेकिन माथा अभी भी थोड़ा गर्म था। जब उसने डिंग जियाई को देखा तो वह खुश नहीं था। नान नान अभी भी बीमार है, तुमने उसे बाहर क्यों जाने दिया? आंटी ली अभी तक नहीं गई थी। कियाओ डोंगलियांग के आरोप का सामना करते हुए डिंग जियाई शर्मिंदा हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? यह वह घटिया लड़की है। वह शरारती थी और बाहर जाने पर अड़ी थी। मैं इस स्वामी को कैसे नियंत्रित कर सकती थी? जब कियाओ नान ने यह सुना तो वह रो पड़ी। पिताजी, मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं बेहोश थी। लेकिन मां और बहन को इसकी परवाह नहीं थी, वे बाहर बैठकर तरबूज खा रही थी। मैं खुद उठी और बुखार की दवाई लेनी चाहिए, लेकिन मां ने कहा कि कोई दवाई नहीं बची है। मैं उसे ढूंढना चाहती थी, लेकिन मां ने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने मेरे बाल खींचे और मुझे एक थप्पड़ मारा। मेरी नाक से सारा खून उस थप्पड़ की वजह से बह रहा था। आंटी ली के चेहरे पर हैरानी थी, क्योंकि वह डिंग जियाई को अविश्वास से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। कियाओ डोंगलियांग की अभिव्यक्ति बदल गई। नान नान, क्या आपने कोई दवा ली है? बेशक उसने ऐसा किया है, डिंग जियाई ने अपनी आवाज ऊंची की। कियाओ नान ने डिंग जियाई की ओर देखे बिना ही अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं बिस्तर पर पड़ी रही हूं, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मैंने कोई दवा नहीं ली है और न ही पानी पिया है। कियाओ डोंगलियांग को चिंता थी कि उसकी छोटी बेटी ने दवा भी नहीं ली है। वह उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना चाहता था। नान नान, क्या तुम में साइकिल चलाने की ताकत है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूंगा। सुबह जब कियाओ डोंगलियांग ने देखा कि उसकी हमेशा मेहनती छोटी बेटी नहीं उठी है, तो वह उसके कमरे में गया और पाया कि उसे बुखार था। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि वह उसकी देखभाल करेगी, इसलिए कियाओ डोंगलियांग को ज्यादा चिंता नहीं हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वापस आने पर उसे अपनी बेटी से यह बात सुनने को मिलेगी। डिंग जियाई ने हाथ बढ़ाकर साइकिल का अगला हिस्सा पकड़ लिया। कौन से अस्पताल जा रहे हो? पैसे खर्च मत करो, कियाओ डोंगलियांग ने व्यंग्य किया। मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन मेरे पास अभी भी अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे हैं। डिंग जियाई का चेहरा स्तब्ध था। बूढ़े कियाओ, मेरा यह मतलब नहीं है।
वह कियाओ डोंगलियांग को नीची नजर से नहीं देखती थी या इस बात पर नाराज नहीं होती थी कि वह ज्यादा पैसे नहीं कमाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस बेचारी लड़की पर पैसे खर्च करने को तैयार नहीं थी। इसके अलावा कियाओ जिजिन को अपनी पढ़ाई के लिए बड़ी रकम की जरूरत होगी। जल्द ही डिंग जियाई का रवैया नरम हो गया, लेकिन उसने अभी भी कियाओ डोंगलियांग को कियाओ नान को अस्पताल भेजने से मना कर दिया। मेरा मतलब है, मैंने उसे वाकई दवा दी थी। वह इतनी बेहोश थी कि उसे याद ही नहीं था। हो सकता है कि दवा का असर न हुआ हो। कुछ समय बाद वह ठीक हो जाएगी। आपको बेवजह पैसे खर्च करने के लिए अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। डोंगलियांग, मैं जा रही हूं, आंटी ली ने आखिरकार कहा। उसने जल्दी से अलविदा कहा, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, डोंगलियांग, दोनों तुम्हारी बेटियां हैं और पक्षपात नहीं होना चाहिए। नान नान बड़ी हो गई है। तुम किसी के चेहरे पर वार नहीं करते। इसके अलावा नान नान बीमार थी। जियाई नान नान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कियाओ नान के कॉलर पर नाक से खून बहने के बारे में सोचकर आंटी ली ने डिंग जियाई को नापसंदगी से देखा। डिंग जियाई गुस्से में थी और आंटी ली को भाग जाने के लिए कहना चाहती थी। चाची ली, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं होगा। कियाओ डोंगलियांग ने डिंग जियाई को दोषी नजर से देखा और फिर चाची ली को विनम्रतापूर्वक विदा किया। कियाओ डोंगलियांग अपनी बेटी को वापस कमरे में ले गया और बैठ गया। उसे नहाने और गंदे कपड़े बदलने के लिए गर्म पानी का एक कटोरा दिया। जब घर में छिपी कियाओ जिजिन ने स्थिति सुनी और देखी, तो उसने कियाओ डोंगलियांग को एक समझदारी भरी मुस्कान दी। फिर उसने कियाओ डोंगलियांग को कियाओ नान की देखभाल करने में मदद की। यह देखकर कि बड़ी बेटी इतनी समझदार थी, कियाओ डोंगलियांग का गुस्सा बहुत कम हो गया। जब कियाओ नान अपने कपड़े बदल रही थी, तो कियाओ डोंगलियांग ने डिंग जियाई को देखा और कहा, नान नान का बुखार पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। दवा कहाँ है? उसे एक और राउंड दे दो। कियाओ नान ने अभी अभी अपने कपड़े बदले थे। बिना कुछ कहे वह सीधे डिंग जियाई को देखती रही और जानना चाहती थी कि वह क्या कहेगी। डिंग जियाई इतनी गुस्से में थी कि उसने कियाओ नान को देखा और उसे लगा कि उसने एक सफेद आंखों वाले भेड़िए को जन्म दिया है। जब उसने अपने माता पिता को झगड़ते देखा, तो उसने न केवल मदद नहीं की, बल्कि उसने यह भी चाहा कि कियाओ डोंगलियांग उसे डांटे। हमने इसे खत्म कर दिया है। अब कोई दवा नहीं बची है। डिंग जियाई ने दोपहर को कियाओ नान से जो कहा था, उसे वह अभी तक नहीं भूली थी। दोपहर को कही गई बातें भी उसी से मेल खाती होंगी। क्या यह सब खत्म हो गया है? कियाओ डोंगलियांग ने अपनी भौहें उठाईं और अविश्वास भरे लहजे में कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी भी आधी दवा बची हुई थी। तुमने कहा था कि यह खत्म हो गई है। जब उसने डिंग जियाई को यह कहते हुए सुना, तो कियाओ नान को पूरा यकीन था कि उसे कोई बुखार नहीं था। दूसरा आधा कहाँ चला गया था? उसका बुखार ठीक होने का कारण झाई शेंग की सद्भावना थी। हालांकि उसने दवा की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। कियाओ नान ने अपना सुंदर सा मुंह सिकोड़ा, अपनी चमकीली आंखें झपकाईं और अचानक एक संभावना के बारे में सोचा। वह घर की रसोई की ओर चली गई। नान नान, तुम्हें क्या हो गया है? कियाओ जिजिन को लगा कि कियाओ नान अजीब व्यवहार कर रही है और वह उसे रोकना चाहती थी। जब कियाओ जिजिन ने कियाओ नान को रसोई में जाते देखा, तो वह हैरान रह गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से कियाओ नान का हाथ खींच लिया। नान नान, तुम अब बीमार हो, तुम्हें बिस्तर पर आराम करने और दवा लेने की जरूरत है। नहीं, कोई दवा नहीं बची है। चलो पिताजी के तुम्हारे लिए कुछ खरीदने का इंतजार करते हैं। इसे लेने के बाद तुम कल ठीक हो जाओगी। कियाओ नान ने अपने कदम मजबूती से रोक दिए और अपनी गहरी और काली आंखों से कियाओ जिजिन को घूरने लगी। उसकी नजर ने कियाओ जिजिन को इतना दोषी महसूस कराया कि कियाओ जिजिन के रोंगटे खड़े हो गए। कियाओ नान का कियाओ जिजिन के प्रति रवैया देखकर उसके माता पिता अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। डिंग जियाई के मुंह खोलने का इंतजार किए बिना कियाओ नान ने कियाओ जिजिन का हाथ दूर धकेल दिया और रसोई में भाग गई। फिर उसने सारा कचरा फर्श पर पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। कियाओ जिजिन चिल्लाई, असंभव! कियाओ नान को पता नहीं चल सकता था।
कुछ सोचते ही डिंग जियाई के चेहरे पर भाव बदल गए। वह कियाओ नान को रोकना चाहती थी। अध्याय 5 पोषण। हालांकि इससे पहले कि डिंग जियाई कियाओ नान तक पहुंच पाती और उसे जाने का आदेश दे पाती, कियाओ नान को वह मिल गया था जिसकी वह तलाश कर रही थी। जब कियाओ नान ने कूड़ेदान से निकाली गई बुखार की दवा देखी तो वह खुद को रोक नहीं सकी और उसके आंसू फिर से बहने लगे। उसकी मां बहुत बेरहम थी। घर में बुखार की दवाई थी, लेकिन वह उसे देने के बजाय फेंकना पसंद करती थी। वह चाहती थी कि वह स्कूल में दाखिला लेने के बजाय बीमार हो जाए। कियाओ डोंगलियांग, जो पीछे चल रहा था, ने भी कूड़ेदान में दवा देखी। उसने पहचाना कि यह बुखार की दवा है जो उसने सुबह देखी थी। तुमने मुझे बताया था कि कोई दवा नहीं बची है। यह क्या है? डिंग जियाई, जिसका झूठ उजागर हो गया था, शर्म से लाल हो गई और फिर चिल्ला पड़ी, दवा की एक्सपायरी डेट आ गई है। मैं अपनी बेटी को एक्सपायरी डेट की दवा नहीं दे सकती। क्या होगा अगर वह इसकी वजह से बीमार हो गई? कियाओ नान ने अपने चेहरे पर आए आंसू पोंछे। मां, आपने अभी कहा कि आपने मुझे पहले ही दवा दे दी है। तो क्या मैंने दवा ले ली है या इसकी अवधि समाप्त हो गई है? कियाओ नान को तब एहसास हुआ कि उसकी बीमारी और स्कूल छोड़ना शुरू से ही एक चाल थी। डिंग जियाई ने अपनी गर्दन सीधी रखी। एक्सपायर हो चुकी है। अगर इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है तो दवा लेने के बाद भी आपको बुखार क्यों है? मैं आपकी जैविक मां हूं। क्या मैं आपको एक्सपायरी डेट वाली दवा देकर आपको नुकसान पहुंचाऊंगी? कियाओ डोंगलियांग नाराज था, लेकिन अपनी पत्नी की बेतुकी बातों पर हंसना भी चाहता था। मुझे पता है कि यह दवा एक्सपायर हो चुकी है और इसे लेने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आपने अभी मुझे नान नान को अस्पताल न भेजने के लिए कहा था। आपने कहा था कि नान नान जल्दी ठीक हो जाएगी और हमें बेवजह पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या अपनी ही बात का खंडन करने वाली बात कहने से उसकी पत्नी का अभिमान आहत हुआ? पिताजी, दवा की एक्सपायरी डेट नहीं थी। कियाओ नान ने दवा ली और कियाओ डोंगलियांग के पास भागी। देखा, इसकी एक्सपायरी डेट नहीं थी। दवा की समाप्ति तिथि उसके प्लास्टिक पैकेजिंग के पीछे छपी थी। तिथि पर स्पष्ट रूप से लिखा था कि समाप्ति में कुछ महीने बाकी हैं। इस बार कियाओ डोंगलियांग गुस्से में था। डिंग जियाई, तुम क्या सोच रहे थे? जाहिर है वहां उनकी बेटी के लिए दवा थी और उन्होंने दावा किया कि उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। आपने यह भी कहा कि आप नान नान की अपनी मां हैं। क्या एक मां इस तरह से व्यवहार करती है? आप हमारी बेटी को देने के बजाय दवा फेंकना पसंद करेंगी। और आपने कहा कि इसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या आपने आज नान नान को दवा दी है? कियाओ डोंगलियांग सेना में था, इसलिए उसके चेहरे पर एक अलग ही रौब था। जब उसका चेहरा बाघ की तरह भयंकर होता था तो वह बेहद डरावना लगता था। डिंग जियाई कांप उठी। उसका चेहरा स्तब्ध था और वह बहुत देर तक जवाब नहीं दे सकी। कियाओ जिजिन जल्दी से कियाओ डोंगलियांग के सामने आ गई। पिताजी, यह मेरी गलती थी, यह सब मेरी गलती थी। मैंने इसे गलत तरीके से देखा होगा। मैंने मां को बताया कि दवा की अवधि समाप्त हो गई है। मां ने नान नान को दवा दी थी। उसके बाद ही उसे एहसास हुआ कि इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। फिर उसने इसे फेंक दिया। मैं ही दोषी हूं, मां नहीं। डिंग जियाई को बड़ी बेटी के सहारे और सुरक्षा के साथ वह अपनी ताकत फिर से बटोरने लगी। वह मेरी बेटी है। मैं कैसे चिंतित नहीं हो सकती? उसे बस बुखार है। अच्छी तरह पसीना बहाने के बाद वह ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता कि तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा रही हो और मुझ पर इतनी बुरी तरह चिल्ला रही हो। बूढ़े और छोटे दोनों में ही विवेक नहीं है। तुम, कियाओ डोंगलियांग शब्दों में अच्छा नहीं था। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह डिंग जियाई का खंडन नहीं कर सका। नान नान, चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। कियाओ नान कियाओ डोंगलियांग के पास दौड़ी और बोली, ठीक है मां। कियाओ जिजिन ने डिंग जियाई की बाह पकड़ते हुए और हिलाते हुए कहा, पिताजी कियाओ नान के साथ अस्पताल जा रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि इसमें कितना खर्च आएगा। पैसे दूसरी चीजों के लिए जरूरी हैं और इन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता। डिंग जियाई, जो अपने होश में आ गई थी, कियाओ डोंगलियांग की साइकिल के सामने पहुंची और उसे जाने से रोकने के लिए हैंडल पकड़ लिया। कियाओ डोंगलियांग की साइकिल डगमगा गई। सौभाग्य से वह जमीन पर पैर रखकर खुद को संभालने में कामयाब रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह गिर जाता। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। क्या यह सिर्फ बुखार नहीं है? मैंने कहा, अच्छी तरह पसीना बहाने के बाद वह ठीक हो जाएगी। अब स्थिति पर नजर डालो। अस्पताल मत जाओ, डिंग जियाई ने जोर दिया। अस्पताल जाओ। क्या तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है? कियाओ नान धीरे से कियाओ डोंगलियांग की पीठ पर झुकी और धीरे से कहा, पिताजी। कियाओ डोंगलियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। डिंग जियाई, क्या तुमने यह जानबूझकर किया? तुमने कहा था कि तुम अपनी बेटी के लिए चिंतित हो। नान नान को बुखार है और तुमने कहा था कि अच्छी तरह पसीना बहाने के बाद वह ठीक हो जाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा कहा। पिछली बार। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जल्दी करो, मुझे अकेला छोड़ दो या मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। कियाओ डोंगलियांग को याद आया कि पिछली बार उसकी बड़ी बेटी को सर्दी जुकाम हुआ था। उसे सिर्फ 2 बार खांसी हुई थी और उसकी पत्नी बहुत चिंतित थी। यदि कियाओ नान को परेशान करने का डर न होता तो कियाओ डोंगलियांग ने अपनी पत्नी को डांटने के लिए इस मामले का उल्लेख किया होता। कियाओ डोंगलियांग इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर दूर फेंक दिया और फिर अपनी साइकिल चलाकर अस्पताल की ओर चल पड़ा। दुश्मन, उनमें से हर एक दुश्मन है। डिंग जियाई लगभग फिसल कर गिर पड़ी। अपने पति के बारे में सोचकर जो अपनी छोटी बेटी के कारण उससे नाराज था, डिंग जियाई क्रोधित हो गई। मुझे पता था कि यह दिन आएगा। मुझे वास्तव में उसे जन्म नहीं देना चाहिए था। यदि उनकी यह बेटी न होती तो भी उन्हें और उनके पति को जन्म से लेकर मृत्यु तक नौकरी करनी पड़ती। जब कियाओ नान का जन्म हुआ तो दंपत्ति ने अपनी स्थिर नौकरियां खो दीं और परिणामस्वरूप उन्हें बिना किसी सम्मान के इस चौक में रहना पड़ा। यह बेटी उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा थी। मां, घर जाओ, लोगों ने दरवाजे पर डिंग जियाई की डांट को देखकर मजाक बनाया था। कियाओ जिजिन ने जल्दी से डिंग जियाई को पकड़ लिया और उसे घर वापस ले आया। नान नान का बुखार जरूर उतर जाएगा। क्या होने वाला है? यदि कियाओ नान अपनी पढ़ाई जारी रखती तो उसकी ट्यूशन फीस का क्या होता? निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिता के शब्द अंतिम नहीं है। जब तक मैं इस बेचारी लड़की को पढ़ाई न करने के लिए मना लूंगा, तुम्हारे पिता के पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा। डिंग जियाई ने भारी स्वर में हस्ताक्षर किए, बड़ी बेटी के हाथ थपथपाए और उसे सांत्वना दी। कई वर्षों तक उस व्यक्ति के साथ रहने के कारण डिंग जियाई अपने पति को अच्छी तरह समझती थी। इसलिए अब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उस बदकिस्मत लड़की से निपटने का कोई रास्ता खोजे और उसे स्वेच्छा से स्कूल छोड़ने के लिए राजी करे। माँ, आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, मैं आप पर भरोसा करूंगा। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से आपके प्रति पुत्रवत व्यवहार करूंगा और आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। कियाओ जिजिन ने डिंग जियाई की बाहों को गले लगाया और मुस्कुराया। डिंग जियाई भी हंस पड़ी। बेशक तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम सफल नहीं हुई तो कौन होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी अभी भी एक अच्छी बेटी है। जब उसने बेटा शब्द सुना तो कियाओ जिजिन बहुत दुखी हुई और मुंह बना लिया। उसकी मां अभी भी एक बेटे को पसंद करती। उस समय कियाओ नान को जन्म देने के लिए उसके माता पिता अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक की नौकरी छोड़ने को तैयार थे। उसे अच्छी तरह याद है कि उस दौरान उसकी गर्भवती मां हमेशा अपना पेट पकड़े रहती थी और अपने बेटे से बात करती रहती थी। घर का सारा स्वादिष्ट खाना कियाओ जिजिन को नहीं दिया जाता था। यह सब उसके छोटे भाई की खातिर उसकी मां के पेट में जाता था। अंत में उसने एक लड़की को जन्म दिया। अगर ऐसा न होता तो वह सरकारी अफसरों की संतान होती। उनकी स्थिति वैसी नहीं होती। डॉक्टर, मेरी छोटी बेटी कैसी है? दूसरी तरफ कियाओ डोंगलियांग द्वारा कियाओ नान को अस्पताल ले जाने के बाद वह उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित था।
डॉक्टर ने अपना स्टेथोस्कोप रख दिया। उसने देखा कि कियाओ डोंगलियांग पूरी तरह स्वस्थ और तंदुरुस्त दिख रही थी। फिर उसने युवती की ओर देखा। अपनी आंखों में एक अजीब सी नजर के साथ उसने कहा, अभी भी बुखार है। दवा का असर धीरे धीरे हो रहा है। अगर हम उसे ड्रिप लगा दें तो यह तेज हो जाएगा। अध्याय 6, कमी, तो हम ड्रिप का इस्तेमाल करेंगे, कियाओ डोंगलियांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसने देखा कि डॉक्टर अजीब लग रहा था। क्या बात है, क्या मेरी बेटी को कोई और समस्या है? डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और पूछा, आपका परिवार कैसा है? अभी भी ठीक है। कियाओ डोंगलियांग स्तब्ध था और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। क्या मेरी बेटी को कोई गंभीर बीमारी हो गई है जिसके लिए बहुत ज्यादा इलाज खर्च करना पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी बेटी बीमार है तो मुझे उसका इलाज करना ही होगा, चाहे इसके लिए कितना भी पैसा क्यों न लगे। डॉक्टर, कृपया हार मत मानो। कियाओ नान, जो एक तरफ बैठी थी, भी स्तब्ध थी। अपने पिछले जीवन में उसने बहुत कुछ सहा था और उसे कई छोटी मोटी बीमारियां थीं, लेकिन कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर की त्योरियां चढ़ गईं। चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी बीमार नहीं है, बस। क्या है? डॉक्टर की बात में सांसें तेज थीं। इससे लोग चिंतित हो गए। आपकी बेटी को कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वह बस थोड़ी कुपोषित है और भूखी रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका स्वास्थ्य अंततः खराब हो जाएगा। डॉक्टर के शब्दों से कियाओ डोंगलियांग का चेहरा लाल हो गया। ऐसा नहीं था कि वे 1960 और 1970 के दशक में थे, जब वे अकाल से जूझ रहे थे। उनकी छोटी बेटी वास्तव में कुपोषित थी। चूंकि पुरुष डॉक्टर के लिए कुछ प्रश्न पूछना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उन्होंने महिला डॉक्टर को बुलाने के लिए आवाज लगाई। महिला डॉक्टर के आने के बाद उसने सीधे सवाल पूछे, आपकी उम्र कितनी है? 15। क्या तुम्हें अभी मासिक धर्म शुरू हो गया है? क्या तुमने जीव विज्ञान की कक्षा ली है और तुम्हें पता है कि युवतियों को महीने में एक बार मासिक धर्म होता है? कियाओ नान ने कोई जवाब नहीं दिया। कियाओ डोंगलियांग का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। नान नान? कियाओ नान चकित दिखी और उसने अपना सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। वास्तव में कियाओ नान को स्पष्ट रूप से पता था कि आज तक उसे पहली बार मासिक धर्म नहीं हुआ था। डॉक्टर के अनुसार वह कुपोषित थी। वह बचपन से ही अक्सर भूखी रहती थी और रात को सोते समय उसे अक्सर ऐंठन होती थी। इस वजह से उसका मासिक धर्म 18 साल की उम्र में ही शुरू हुआ। कियाओ जिजिन उससे 2 साल बड़ी थी, लेकिन 3 साल पहले ही उसका पहला मासिक धर्म हो चुका था। कियाओ नान ने उसकी दागदार पैंट धोने में मदद की थी। दूसरे शब्दों में, कियाओ जिजिन को 14 साल की उम्र में मासिक धर्म शुरू हो गया था। कियाओ डोंगलियांग को अपनी छोटी बेटी की स्थिति का पता नहीं था, हालांकि वह अपनी पत्नी के कारण अपनी बड़ी बेटी की स्थिति के बारे में जानता था, क्योंकि वह अक्सर कियाओ जिजिन के बारे में बातें करती थी। हर बार जब कियाओ जिजिन को मासिक धर्म होता था तो उसकी पत्नी गर्म पानी की बोतलें और ब्राउन शुगर सूप लेकर कियाओ जिजिन की सेवा करती थी। कियाओ डोंगलियांग ने हिसाब लगाया कि जब सबसे बड़ी बेटी बड़ी हुई तो वह अब की छोटी बेटी से 1 साल छोटी थी। तुलना करने पर कियाओ डोंगलियांग थोड़ा घबरा गया। क्या मेरी बेटी के लिए यह बहुत देर हो चुकी है? महिला डॉक्टर ने व्यवस्थित तरीके से कहा, नहीं, आमतौर पर एक युवा लड़की का पहला मासिक धर्म 12 से 16 वर्ष की उम्र के बीच होता है। लेकिन आपकी बेटी बहुत दुबली है, उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो 16 वर्ष की आयु होने पर भी उसका मासिक धर्म नहीं आएगा। कियाओ डोंगलियांग सवालों से अवाक रह गया। खाना, बेशक खाना दिया गया था। वह अपनी छोटी बेटी को एक निवाला कम खाना नहीं दे सकता था। हालांकि दोनों डॉक्टरों ने कहा कि छोटी बेटी कुपोषित थी, जिसके कारण उसका यौवन विलंबित हो गया। कियाओ डोंगलियांग का चेहरा शर्म से भरा हुआ था। हालांकि उनका परिवार अक्सर स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाता था, लेकिन समय समय पर मेज पर प्रोटीन युक्त व्यंजन जरूर होते थे। कियाओ डोंगलियांग हैरान था कि उसकी छोटी बेटी कुपोषित कैसे हो गई। कियाओ डोंगलियांग को नहीं पता था कि वह कैसे कुपोषित हो गई थी, लेकिन कियाओ नान अपने दिल में जानती थी कि ऐसा कैसे हुआ था। जब वह बच्ची थी
तब से उसकी माँ उसे भरपेट खाना नहीं खाने देती थी। वह प्रत्येक भोजन में केवल 50 से 70% ही भर पाती थी। उसे स्कूल भी जाना पड़ता था, जो दुर्भाग्यवश उसके यौवनकाल के दौरान ही था। कियाओ नान को स्पष्ट रूप से याद है कि जब कक्षा में दूसरा पाठ शुरू होता था तो अक्सर उसका पेट बिजली की तरह गड़गड़ाने लगता था। पिछले जन्म में उसकी माँ ने उसे स्कूल छोड़ने और काम करने के लिए इसलिए राजी किया था क्योंकि उसे लगा था कि पैसे होने पर वह कम से कम अपना पेट तो भर सकेगी। पिता और बेटी की अजीब स्थिति से अनजान महिला डॉक्टर ने जिम्मेदारी से कहा, आपको बहुत ज्यादा सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है, हालांकि आपको कम से कम कुछ प्रोटीन वाले व्यंजन तो बनाने ही चाहिए। बच्चा यौवन की अवस्था में है, कोई प्रोटीन नहीं। क्या आपका परिवार लड़कों को ज्यादा तरजीह देता है? नहीं, मेरी 2 बेटियां हैं, कियाओ डोंगलियांग ने अपना सिर हिलाया। इस तरह के पक्षपात का कोई आधार नहीं था। दोनों बेटियों को समान रूप से अच्छा होना चाहिए। इस समय कियाओ नान के पेट से बहुत तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह सुनते ही महिला डॉक्टर को पता चल गया कि बच्चा बहुत दिनों से भूखा था। क्या तुमने आज खाना खाया? कियाओ नान का छोटा सा चेहरा लटक गया, वह निस्तेज दिख रही थी। महिला डॉक्टर गुस्से में थी। आप कैसे माता पिता हैं? बच्चा बीमार है और आपने उसे खाना नहीं दिया। कियाओ नान कमजोर थी, उसकी आवाज मच्छर की तरह नरम थी। डॉक्टर, मेरे पिताजी को दोष मत दीजिए, मेरे पिताजी काम पर जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। तुम्हारे पिताजी को नहीं पता। तुम्हारी माँ को क्या पता? या तुम्हारी माँ को परवाह नहीं है? जब उससे उसकी माँ के बारे में पूछा गया तो कियाओ नान मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगी। इस मोड़ पर कियाओ डोंगलियांग को सब कुछ समझ में आ गया। कियाओ डोंगलियांग ने अपने पूरे जीवन में कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं की थी। वह चाहता था कि वह जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसमें गायब हो जाए। दवा की बात तो दूर, छोटी बेटी को तो खाना भी नहीं दिया गया। यह कियाओ डोंगलियांग ने अपना चेहरा रगड़ा। डॉक्टर, मेरी बच्ची को अभी भी बुखार है, क्या आप ड्रिप लगा सकते हैं जब तक मैं उसके लिए कुछ खाना लाता हूं? कुछ हल्का फुल्का। वह बहुत देर से भूखी है और उसे एक बार में बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर ने दवाई दी और बोलना बंद कर दिया। कियाओ नान, जिसका सिर अभी भी चक्कर खा रहा था, को पकड़कर ड्रिप के लिए लाया गया। कुछ ही देर बाद उसे दलिया की खुशबू आई। कियाओ डोंगलियांग पसीने से लथपथ था। यह कटोरा बगल के होटल से उधार लिया गया था। खाओ, मैं बाद में कटोरा लौटा दूंगा। ठीक है, कियाओ नान के जवाब देने के बाद उसने दलिया को छोटे छोटे कौर में खाना शुरू कर दिया। छोटी बेटी को चुपचाप दलिया खाते देख और डॉक्टर की कही बात को सोचकर कियाओ डोंगलियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नान नान, क्या यह तुम्हारी कम भूख के कारण है? दलिया पी रही कियाओ नान कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। मेरी भूख बहुत अच्छी है, लेकिन माँ मुझे ज्यादा नहीं खाने देती, कहती है कि घर में ज्यादा चावल नहीं है और लड़कियों का पतला होना बेहतर है। उसके पिता को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसे कुपोषण की हद तक भूखा रखेगी, इसलिए उन्होंने माँ के लिए कोई बहाना ढूंढने की कोशिश की। मुझे खाना बहुत पसंद है, कियाओ नान ने भी इसी तरह का जवाब दिया। लेकिन माँ ने कहा कि तुम्हें हर दिन काम करने के कारण ज्यादा खाना पड़ता है, यह कठिन है, और मेरी बहन को भी ज्यादा खाना पड़ता है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी होती है और दिमाग से काम करना होता है। माँ को भी ज्यादा खाना पड़ता है क्योंकि उसने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की है। जहाँ तक उसकी बात है, वह परिवार में कोई योगदान नहीं देती थी और उसे परिवार पर बोझ डालने वाली एक महत्वहीन महिला माना जाता था, और इस प्रकार वह अच्छे बर्तन छूने के भी लायक नहीं थी। कियाओ डोंगलियांग ने गहरी सांस ली और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ने छोटी बेटी से ऐसा कहा था। जब मैं घर पर होती हूँ तो हर बार जब प्रोटीन वाले व्यंजन होते हैं तो मैंने देखा है कि तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ देती है। कियाओ नान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने दलिया का कटोरा पी लिया, फिर बोली, माँ ने कहा है, भले ही वह मुझे खाना दे, मुझे इसे खाने में बहुत शर्म आनी चाहिए। इसलिए जब भी वह मुझे चॉपस्टिक से खाना देती तो वह मुझे इशारा करती कि मैं रसोई में जाकर मांस वापस रख दूं। इसलिए हर बार उसके पिता ने उसके कटोरे में जो मांस देखा, वह उसके कटोरे से एक बार गुजरा और वहीं वापस चला गया जहां से आया था। उसके बाद
कियाओ नान और कियाओ डोंगलियांग ने भी वही किया, यानी उन्होंने अपनी आंखों के कोने का गीलापन पोंछने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। पिताजी, क्या मैं आपकी और माँ की जैविक बेटी हूँ? अपनी आंखों के कोनों को पोंछने के बाद कियाओ नान खुद को यह पूछने से रोक नहीं पाई। अगर उसे गोद लिया गया होता तो उसे बेहतर महसूस होता। आखिरकार यह स्वाभाविक था कि गोद लिए गए बच्चे के साथ जैविक बच्चे से अलग व्यवहार किया जा सकता है। जैसे ही उसने यह कहा, कियाओ नान को वास्तव में उत्तर की आवश्यकता नहीं थी। उसे अभी भी याद है कि समय में पीछे जाने से पहले कियाओ जिजिन ने अपनी मां से स्पष्ट रूप से कहा था कि उसके आंतरिक अंगों की अनुकूलता का स्तर बेहतर होगा, इसलिए वह अपने माता पिता की जैविक संतान होनी चाहिए और वह और कियाओ जिजिन सगी बहनें थीं। कियाओ जिजिन ऐसा मजाक नहीं करेगी। चूंकि वह उनकी जैविक संतान थी, तो उसकी मां उसके प्रति इतनी निर्दयी क्यों थी? कुछ और मत सोचो, तुम्हारी मां बस उलझन में थी। कियाओ डोंगलियांग मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत लग रहा था। अगर नान नान 3 साल की होती तो शायद वह उस पर यकीन कर लेती, लेकिन वह पहले से ही जूनियर हाई स्कूल में थी। यहां तक कि कियाओ डोंगलियांग को भी अपनी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पहली बार उसे पता चला कि उसकी छोटी बेटी घर पर किस तरह की जिंदगी जी रही थी। अब भी जब भी वह डॉक्टरों के साथ हुई बातचीत और उनकी आंखों में दिखने वाले भावों के बारे में सोचता है, तो कियाओ डोंगलियांग को इतनी शर्म आती है कि वह अपना सिर नहीं उठा पाता। कियाओ डोंगलियांग ने कियाओ नान की ओर देखा। नान नान, भविष्य में जब भी घर पर हो तो जो भी खाना चाहो खा लेना। जब हम वापस आएंगे तो मैं मां को बता दूंगा। कियाओ नान ने सिर हिलाया। पिताजी, अगर मां मुझे अब और पढ़ने नहीं देंगी तो क्या होगा? क्यों नहीं? कियाओ डोंगलियांग ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी मां नहीं करेगी। इस युग में शिक्षा महत्वपूर्ण है और तुम्हारे ग्रेड इतने अच्छे हैं, तुम्हारी मां तुम्हें पढ़ने क्यों नहीं देगी? यह देखकर कि कियाओ डोंगलियांग को घर पर क्या हो रहा है या मां और कियाओ जिजिन के इरादों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, कियाओ नान ने आह भरी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने पिछले जीवन में इतनी दुखी रही थी। उसके पिता सिर्फ घर के बाहर के काम ही संभालते थे। घर के बाकी सारे काम उसकी मां पर छोड़ दिए गए थे। बेशक इसमें उसकी मां की भी भूमिका होती थी। पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं कॉलेज जाना चाहती हूं। ठीक है, पढ़ाई करो जब तक तुम्हारे नतीजे अच्छे हैं। मैं अभी भी जवान हूं, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम कॉलेज जाओ। कियाओ डोंगलियांग की आंखें चमक उठीं, वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। उनके लिए यह अच्छी बात थी कि उनकी अपनी बेटी में महत्वाकांक्षा थी। कियाओ डोंगलियांग हमेशा जानता था कि चाहे उसकी पत्नी कितनी भी अच्छी बातें क्यों न कहे और छोटी बेटी की शिक्षा स्पष्ट रूप से बड़ी बेटी की तुलना में कम वर्ष की हो, कियाओ नान के परीक्षा परिणाम हमेशा बेहतर होते थे, चाहे वह किसी भी तरह से तुलना करे। बड़ी बेटी के परीक्षा परिणाम असंगत और औसत थे। छोटी बेटी अलग थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में बल्कि पूरे स्कूल में अव्वल आती थी। ड्रिप लगाने के बाद कियाओ डोंगलियांग ने लगभग 20 युआन खर्च कर दिए थे। फिर उसने दवा ली और अपनी छोटी बेटी के साथ साइकिल से घर चला गया। जैसे ही कियाओ डोंगलियांग और कियाओ नान साइकिल से उतरे, टिंग जियाई, जो जानता था कि वे वापस आ गए हैं, तुरंत बाहर आया। कियाओ डोंगलियांग के हाथ को खींचा और पूछा, इसकी कीमत कितनी है? कियाओ डोंगलियांग का चेहरा उदास था और स्वर भी अच्छा नहीं था। क्या इससे फर्क पड़ता है कि कितना खर्च हुआ? महत्वपूर्ण बात यह है कि नान नान की बीमारी ठीक हो सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बुखार की दवा समाप्त हो गई थी, अस्पताल में वे बहुत है। देखो, ड्रिप की सिर्फ एक बोतल से नान नान का बुखार उतर गया। हालांकि कियाओ डोंगलियांग को घरेलू मामलों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं था। उसकी पत्नी को सिर्फ पैसे की चिंता थी। यह साफ था कि वह अपनी छोटी बेटी पर पैसे खर्च करने से हिचक रही थी। पत्नी जितना इस तरह से व्यवहार करती, कियाओ डोंगलियांग उतना ही ज्यादा छोटी बेटी के लिए पैसे खर्च करना चाहता। वे इलाज के लिए जरूरी पैसे कैसे बचा सकते थे? कियाओ डोंगलियांग के मन में विचार कौंध गए जब उसे अस्पताल में कियाओ नान द्वारा पूछे गए सवाल याद आए। उसकी पत्नी ने बेटी के इलाज के खर्च में भी कटौती करना चाहा था। जब बात कॉलेज की फीस की आई तो स्थिति और भी खराब हो गई।
सच तो यह है कि जब उसने कियाओ डोंगलियांग के शब्द सुने तो डिंग जियाई का चेहरा पीला पड़ गया और उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। अस्पताल की यात्रा और ड्रिप, डिंग जियाई ने अपनी उंगलियां चुटकी में दबाईं और गिनती की। इसमें कम से कम 10 युआन खर्च हुए होंगे। ये 2 बेकार लोग। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वह बुखार की दवा फेंकती नहीं। वह उस बेचारी लड़की को दवा देकर पैसे बचा सकती थी। वह लड़की पैसे कमाना नहीं जानती थी, फिर भी खर्च करने का हुनर रखती थी। मैंने पहले ही कहा था कि अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। बुखार की दवा की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, आप उसे इसे लेना जारी रखने दें। ऐसा कहने के बाद डिंग जियाई उस आदमी को मारना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने सीधे अपना हाथ कियाओ नान की ओर उठाया जो बगल में खड़ी थी और उसकी पीठ पर कुछ जोरदार थप्पड़ मारे जिससे एक कर्कश आवाज निकली। कियाओ डोंगलियांग की आंखें गुस्से से भर उठीं। उसने साइकिल फेंक दी और छोटी बेटी को अपने पीछे खींच लिया। तुम क्या कर रहे हो? कियाओ जिजिन चौंक गई। वह जल्दी से खड़ी हुई और बोली, माँ, नान नान अभी भी बीमार है। नान नान, मैं आपको आराम करने के लिए कमरे में वापस ले जाऊंगी। पैसे पहले ही खर्च हो चुके थे। अगर उसकी मां लगातार हंगामा करती रही तो भी कोई उपाय नहीं था। उसके पिता अस्पताल से पैसे वापस नहीं मांग सकते थे। इसके अलावा कियाओ नान ने आज जितना खर्च किया है वह काम पर जाने पर उसे 10 या 100 गुना वापस कर सकती है। उसकी मां की चिंता बेवजह थी। कियाओ नान ने डिंग जियाई को एक नजर देखा और कियाओ जिजिन को उसे आराम करने के लिए कमरे में वापस जाने की अनुमति दी। वह जानती थी कि उसके पूरे जीवन में कियाओ जिजिन की मदद प्राप्त करना उसके लिए दुर्लभ था। वह हमेशा कियाओ जिजिन की सहायता करने वाली थी। गर्मी कम हो गई थी। आज की उथल-पुथल के बाद कियाओ नान वास्तव में थक गई थी। इसके अलावा उसने केवल आधा खाना खाया था। वह सीधे नींद में चली गई। कियाओ नान को उसके बाद की बातों की परवाह नहीं थी। वह अपने कमरे में वापस चली गई और खुद को कंबल से ढकने के कुछ देर बाद ही सो गई। अपनी धुंधली अवस्था में उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने माता पिता के झगड़ने की आवाज सुनी है। गहरी नींद के क्षण में कियाओ नान ने मन ही मन अपने दिल में कहा, आगे बढ़ो, लड़ो। आगे बढ़ो, लड़ो। अपने पिछले जीवन में अपने माता पिता को एक दूसरे के साथ रहने देने के लिए उसने हर बार अपने माता पिता के झगड़े में उन्हें मनाने में मदद की। नतीजतन परिवार में शांति के बदले में उसे हर समय खुद का बलिदान करना पड़ा। इस जीवन में वह फिर कभी वही गलती नहीं करेगी। अगले दिन कियाओ नान उठी और अच्छी मनोदशा में थी। बुखार उतरने के बाद उसे खांसी या नाक बहने की भी शिकायत नहीं थी। उसका पूरा शरीर जीवंत और सक्रिय था। नान नान, क्या तुम जाग रही हो? जागना। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अगर आप चाहें तो अंदर आ जाइए। कियाओ नान ने यह नहीं बताया कि वह कियाओ जिजिन को अंदर आने देगी या नहीं। उसने कियाओ जिजिन को अपना निर्णय स्वयं लेने दिया। कियाओ जिजिन, जो दरवाजे पर खड़ी थी, दंग रह गई। कियाओ नान कल से ही अजीब व्यवहार कर रही थी और वह हमेशा की तरह नहीं थी। कियाओ जिजिन ने दरवाजा धक्का दिया और बेशक वह अंदर आ गई। नान नान, मैं अपने दिल में यह सब बर्दाश्त कर रही थी। क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूं? कियाओ नान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बोलो, या अगर तुम्हें कुछ और लगता है तो मत बोलो। कियाओ नान के इस रवैये से कियाओ जिजिन रुक गई। नान नान, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अतीत में कियाओ नान ने उससे इस तरह बात नहीं की थी। आमतौर पर कियाओ नान उसकी परेशानियों के बारे में चिंतित रहती थी और फिर उन्हें हल करने में उसकी मदद करती थी। हालांकि वह कियाओ नान से उम्र में बड़ी थी, लेकिन सच्चाई यह है कि कियाओ नान अपने दैनिक जीवन में कियाओ जिजिन का अधिक ख्याल रखती थी। कियाओ जिजिन अपनी बहन को नापसंद करती थी, लेकिन वह कियाओ नान के उसके प्रति अच्छे व्यवहार की आदी थी। जब कियाओ नान के उसके प्रति उदासीन रवैये का सामना करना पड़ा, तो वह तुरंत अनुकूल नहीं हो पाई। कियाओ नान ने हंसते हुए कियाओ जी को देखा। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूं? अध्याय 8, जोर से रोना। बहन,
तुमने क्या गलत किया है जो मैं तुमसे नाराज हूं? कियाओ जिजिन दंग रह गई और उसका चेहरा लाल हो गया। वह कियाओ नान को जवाब नहीं दे सकी। कियाओ जिजिन की प्रतिक्रिया देखकर कियाओ नान ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था कि कियाओ जिजिन को पता था कि उसने कियाओ नान के साथ बहुत गलत किया है और इससे कियाओ नान नाराज हो गई। क्या कहना है, यह सोचकर कियाओ जिजिन इस विषय से दूर चली गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी आंखें नम थीं। कल पिताजी ने मां से झगड़ा किया। यह बहुत भयंकर था और मां रो पड़ी। मेरा दिल दुखता है। अगर उन्हें झगड़ा बंद करवाने का कोई तरीका है तो मैं इसे करने के लिए तैयार हूं, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कियाओ नान ने नीचे देखा और अपना मुंह बंद कर लिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। कियाओ जिजिन ने कियाओ नान पर एक नजर डाली और फिर से कोशिश की। वास्तव में मुझे थोड़ा बहुत पता है कि क्या हुआ था। चूंकि हमारे माता पिता ने अपनी बचपन से लेकर अंत तक की नौकरी खो दी थी, इसलिए मां परिवार के पैसों का ध्यान रखती हैं, जबकि पिताजी पैसे लाते हैं। लेकिन पिताजी की आय बहुत कम है और पूरे परिवार के खर्चों के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। इसके अलावा हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। काश हमारे परिवार के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता और हमारे माता पिता निश्चित रूप से इससे परेशान होते हैं। कियाओ नान चुप रही और कुछ नहीं बोली। कियाओ जिजिन ने नाखुशी से अपने होंठ सिकोड़े। नान नान, इस बारे में क्या ख्याल है? मैं स्कूल छोड़कर नौकरी ढूंढूंगी। अगर हम में से कोई काम कर रहा है तो हमारे माता पिता पर बोझ कम हो जाएगा, फिर वे झगड़ा नहीं करेंगे। जब तक हमारे माता पिता ठीक हैं, चाहे मैं कोई भी त्याग करूं, वह इसके लायक होगा। नान नान, मुझे विश्वास है कि आप भी ऐसा ही सोचती हैं, है ना? कियाओ नान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान व्यंग्य से भरी हुई थी। बहन, यह बहुत अच्छा है कि तुम इस तरह सोचती हो। छोटी उम्र से ही मैंने कभी भी तुम्हारी बातों पर आपत्ति नहीं की। इस बार मैं भी निश्चित रूप से तुम्हारा समर्थन करूंगी। तुम्हारे हाल के स्कूल के परिणाम औसत और इतने अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे लिए स्कूल चुनना मुश्किल होगा। मेरे परिणाम तुम्हारे से बेहतर हैं और मैं निश्चित रूप से भविष्य में तुमसे बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखूंगी। तुम निश्चिंत रहो कि मैं आज तुम्हारे त्याग का बदला चुकाने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूंगी और भविष्य में एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगी। बहन, इन सालों में मां ने वास्तव में तुम्हें व्यर्थ नहीं लाड प्यार किया। तुम उसके लिए इतना त्याग करने को तैयार हो। कियाओ नान ने लालच में नहीं आया। कियाओ जिजिन पागल हो गई और लगभग कब्र में चली गई। कियाओ नान से ये शब्द सुनने के बाद उसने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। कियाओ जिजिन बचपन से ही संकीर्ण सोच वाली रही है और हर चीज में प्रतिस्पर्धा करना पसंद करती है। खास तौर पर वह अपनी बहन कियाओ नान से हारना नहीं चाहती थी। दुर्भाग्य से डिंग जियाई का पक्ष प्राप्त करने के अलावा वह किसी भी अन्य मामले में कियाओ नान के बराबर नहीं थी। विशेष रूप से स्कूल जाने के बाद दोनों के परिणामों की अक्सर तुलना की जाती थी। कई वर्षों तक कियाओ जिजिन ने अपनी पढ़ाई में एक बार भी कियाओ नान से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया था। उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के बारे में कियाओ नान के पहले के शब्द कियाओ जिजिन के दिल में सीधे चुभने वाली सुई की तरह थे। डिंग जियाई, जो दरवाजे के पीछे से सब सुन रही थी, खुद को रोक नहीं सकी और अंदर भागी। उसने कियाओ नान की नाक की ओर इशारा किया और उसे डांटना शुरू कर दिया। तुम एक बदमाश हो जिसके पास कोई विवेक नहीं है। मेरे और इस परिवार की खातिर तुम्हारी बहन अपने पिता को मुझसे बहस करते देखने के बजाय स्कूल छोड़ देगी। और तुम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपनी बहन को स्कूल छोड़ने और इस परिवार के लिए इतना त्याग करने दो? मैंने तुम्हें व्यर्थ ही जन्म दिया है। तुम्हें पालने में बिताए ये सारे साल व्यर्थ गए। एक पल के लिए कियाओ नान स्तब्ध रह गई। फिर उसने कियाओ जिजिन की ओर देखा। उसे बहुत पहले से पता था कि कियाओ जिजिन अपनी चालें चल रही है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां दरवाजे के पीछे छुपकर उसकी बातें सुन रही है। कियाओ नान के आश्चर्य को अनदेखा करते हुए डिंग जियाई ने आगे कहा, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अब भी मुझे अपनी मां मानते हो तो आज रात अपने पिता से कह दो कि तुम मूर्ख हो, तुम में कोई योग्यता नहीं है और तुम स्कूल नहीं जाना चाहते। तुम काम पर जाना चाहते हो।
क्या तुमने मेरी बात सुनी? कियाओ जिजिन पहले ही उठकर बिना कुछ कहे डिंग जियाई के पास चली गई थी। अभागी लड़की, मैंने बहुत कुछ कह दिया है। चाहे तुमने सुना हो या नहीं, थोड़ा शोर मचाओ। तुम बदकिस्मत हो, तुम्हारे पास न दिल है न कान। डिंग जियाई एक कदम आगे बढ़ी और कियाओ नान के बाल पकड़ लिए और कियाओ नान के कानों में चिल्लाने लगी। पिछले जन्म में डिंग जियाई ने कियाओ नान को बहुत डांटा था, लेकिन उसे ज्यादा नहीं मारा था। इस जीवन में कल की घटना डिंग जियाई के शरीर में एक स्विच के सक्रिय होने की तरह थी। जब तक वह कियाओ नान की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं होती, वह अपने हाथों से कियाओ नान पर वार करती रहती। कियाओ नान के कान बुरी तरह दुख रहे थे और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने डिंग जियाई का दूसरा हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से काट लिया। डिंग जियाई चिल्लाई और कियाओ नान के बाल छोड़ दिए। बिना कुछ कहे कियाओ नान घर से बाहर निकल गई। उसके पिता वहां नहीं थे। कियाओ नान इस घर में रहने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इस जीवन में कियाओ नान ने स्कूल छोड़ने से इनकार कर दिया और उसकी मां ने मृत्यु तक उससे नफरत की। तुम एक घटिया लड़की हो, घर से बाहर भागी कियाओ नान ने अपनी मां की गाली को हल्के से सुना। हवा उसके पीछे थी और वह जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी खरगोश की तरह। कियाओ जिजिन, जिससे वह जाते समय टकराई थी, भौहें सिकोड़कर खड़ी हो गई। उसे लगा कि उसने फिर से कियाओ नान के कपड़ों पर खून देखा है। क्या वह गलत थी? आज उसकी मां ने कियाओ नान को थप्पड़ नहीं मारा था। कियाओ नान को संभवतः फिर से नाक से खून नहीं आ सकता था। कियाओ नान, जो अपना सिर नीचे करके दौड़ रही थी, किसी के कंधों से रुक गई। उसका पूरा शरीर लगभग पीछे की ओर गिर गया। वह पीछे की ओर गिरी और जैसे ही उसने सोचा कि उसका नितंब फर्श से टकराएगा, उसकी कमर पर एक कठोर, परिचित किंतु अजीब हाथ का स्पर्श महसूस हुआ, जो अदम्य गर्माहट प्रदान कर रहा था, जिसने उसे उठने में मदद की। तुम्हें फिर से चोट लगी है? झाई शेंग ने देखा कि कियाओ नान की गर्दन, जो सफेद हंस की तरह गोरी और पतली थी, फिर से खून के धब्बों से ढक गई थी। उसके स्वर में क्रोध दिख रहा था। कियाओ नान ने हाथ बढ़ाकर उसके कानों को छूना चाहा। कुछ देर पहले जब उसकी मां ने उसे पकड़ लिया था तो उसे दर्द महसूस हुआ था, लेकिन अब दर्द और भी बढ़ गया था। झाई शेंग ने कियाओ नान का हाथ पकड़ लिया। हिलना मत। झाई शेंग ने एक नजर डाली और कियाओ नान को बगल की ओर मुड़ने के लिए कहा। सच में उसने कियाओ नान के कान पर एक घाव देखा। यह किसने किया? क्या चौक में कोई बाल अब जारी है? कियाओ नान का चेहरा फीका पड़ गया। मेरी मां। झाई शेंग की भौहें तन गईं। उसने सुना था कि आंटी डिंग बड़ी बेटी का पक्ष लेती हैं और छोटी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। लेकिन यह तो और भी बुरा था। यह तो दुर्व्यवहार था। उसने ऐसा क्यों किया? मेरी मां ने मुझे स्कूल छोड़ने और नौकरी ढूंढने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। जैसे ही कियाओ नान ने अपना मुंह खोला, उसके आंसू बहने लगे। जब वह घर पर थी, तब भी वह अपने आंसू रोक सकती थी। किसी तरह झाई शेंग के सामने कियाओ नान रोने से खुद को नहीं रोक पाई। शायद झाई शेंग की आवाज बहुत शांत थी। जैसे जैसे उसकी सुरक्षा की भावना बढ़ती गई, उसे उतना ही अधिक अन्याय महसूस होने लगा। ठीक है, अपने आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलूंगा। झाई शेंग ने हाथ बढ़ाया और कियाओ नान के चेहरे पर आंसू पोंछना चाहा, लेकिन ऐसा करने से पहले ही रुक गया। झाई शेंग कियाओ नान को उस फैक्ट्री के प्रवेश द्वार पर ले गया जहां कियाओ डोंगलियांग काम करती थी। अभी जो आंसू तुम रोके हुए थी, कृपया बाद में सब बाहर निकाल देना। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस जोर से रोना। जो भी मामला है, तुम्हारे पिताजी वापस जाने पर तुम्हारी मां से पूछेंगे, समझे? कियाओ नान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। यह देखकर कि कियाओ नान उसकी बात समझ गया है, झाई शेंग ने फैक्ट्री के सुरक्षा गार्ड से कहा कि वह कियाओ डोंगलियांग की तलाश कर रहा है। थोड़ी देर बाद कियाओ डोंगलियांग बाहर आया। झाई शेंग ने जो सिखाया था उसका पालन करते हुए कियाओ नान ने जैसे ही कियाओ डोंगलियांग को देखा, वह रोने लगी। 2 जन्मों की शिकायतें जमा करने के बाद कियाओ नान का रोना कितना बुरा हो सकता था। अध्याय 9,
दोषी विवेक छोटी बेटी का बुखार कल ही उतरा था। आज खून से लथपथ गर्दन को देखकर कियाओ डोंगलियांग की आंखें चुभ रही थीं। क्या हुआ तुम्हें, नान नान? रो मत, पापा को बताओ यह खून क्या है। कियाओ नान कुछ नहीं बोली। वह बहुत रोई। उसके रोने से कियाओ डोंगलियांग को बहुत बुरा लगा। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड पहले से ही उन्हें घूर रहे थे। कियाओ नान की गर्दन पर लगे खून ने न केवल कियाओ डोंगलियांग का ध्यान आकर्षित किया था, बल्कि अन्य लोगों का भी। चाचा कियाओ, बेहतर होगा कि आप कियाओ नान को घाव का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाएं। झाई शेंग ने उन्हें याद दिलाया कि भले ही घाव से अब खून नहीं बह रहा है, लेकिन इसका इलाज तो करना ही होगा। कियाओ डोंगलियांग ने कई बार सिर हिलाया। हाँ नान नान, रो मत। पिताजी तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। तुम। इस समय कियाओ डोंगलियांग को वह युवक याद आ गया जो आया था। जब उसने पहले अपनी बेटी की दुर्दशा देखी थी तो वह उस आदमी के बारे में भूल गया था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह युवक ही नान नान को यहां लाया होगा। कियाओ डोंगलियांग उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन जब उसने उसका चेहरा देखा तो वह दंग रह गया। झाई शेंग, बेशक। कियाओ डोंगलियांग जानता था कि वह कौन था। कियाओ डोंगलियांग को सबसे ज्यादा हैरानी झाई परिवार की प्रतिष्ठा से हुई। भले ही सभी एक ही घर में रहते हों, लेकिन कियाओ डोंगलियांग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार का झाई परिवार से कोई लेना देना होगा। झाई शेंग, नान नान को यहां लाने के लिए शुक्रिया। जाहिर है झाई शेंग उनके जूनियर थे, लेकिन कियाओ डोंगलियांग को उन्हें उनके नाम से पुकारने की आदत नहीं थी। कोई बात नहीं। झाई शेंग की कोई खास प्रतिक्रिया नहीं थी। चाचा कियाओ, मैं अब चलता हूं। चाचा कियाओ बाकी सब कुछ ठीक से निपटा लेंगे। उसके जाते ही कियाओ डोंगलियांग सीधे कारखाने से आधे दिन की छुट्टी के लिए आवेदन करने गया और कियाओ नान को अस्पताल ले गया। कियाओ नान की गर्दन पर खून की खबर जल्दी ही फैक्ट्री में फैल गई, इसलिए कियाओ डोंगलियांग के टीम लीडर को भी पता चल गया कि उसकी बेटी को धमकाया गया था और खून बह रहा था। उसने विनम्रतापूर्वक कियाओ डोंगलियांग को छुट्टी देने की अनुमति दे दी। हालांकि कोई भी यह उम्मीद नहीं करेगा कि कियाओ नान को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कियाओ डोंगलियांग की पत्नी टिंग जियाई थी। तुम फिर यहां क्यों आए हो? डॉक्टर अभी भी उस मरीज को पहचान सकता था जो कल आया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अस्पताल जाने के साधन होने के बावजूद कुपोषण का मामला बहुत दुर्लभ था, इसलिए पिता और बेटी की जोड़ी ने डॉक्टर पर गहरी छाप छोड़ी। यह क्या है? जैसे ही उसने कियाओ नान की गर्दन पर खून देखा, डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ी और कियाओ नान के कंधे को पकड़ लिया ताकि कियाओ नान अपनी तरफ मुड़ सके। जब उसने उसके कान को छुआ तो कियाओ नान दर्द से चिल्ला उठी। कान काटने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। तुम लोग सच में। कान के घाव को ध्यान से देखने पर डॉक्टर की आंखें दोष और निराशा से भरी हुई थीं। कल बुखार और कुपोषण था, आज घाव से खून बह रहा था। अब डॉक्टर का संदेह यह नहीं था कि परिवार लड़के को लड़की के बजाय अधिक तरजीह देता है, बल्कि यह था कि क्या यह बेटी उनकी जैविक बेटी थी। कियाओ नान ने अपनी आंखें रगड़ते हुए कहा, डॉक्टर, मेरे पिताजी को दोष मत दीजिए, मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं पता है। युवती, मूर्खतापूर्ण तरीके से पितृभक्ति का अभ्यास न करें। आपके पिता को नहीं पता, आपकी मां के बारे में क्या? बच्चे को इस हद तक परेशान करने की अनुमति देना, मुझे मत बताना कि मां पहले ही मर चुकी है। डॉक्टर ने देखा कि कल से जब भी वह उसकी मां का जिक्र करता है तो वह महिला बोलती नहीं है। क्या हो रहा है? कियाओ डोंगलियांग इतना क्रोधित था कि उसने अपने दोनों हाथ मुट्ठी में बंद कर लिए थे। अगर छोटी बेटी को चौक में मौजूद बच्चों ने तंग नहीं किया होता तो उसके साथ ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, उसकी पत्नी। नर्स ने तुरंत उसका इलाज किया। सबसे पहले उसने कियाओ नान की गर्दन पर लगे खून को साफ करने में मदद की। फिर लाल रंग की दवा लगाकर घाव पर पट्टी बांधी। फिर भी जब नर्स पट्टी बांध रही थी तो कियाओ डोंगलियांग ने विशेष रूप से नर्स से कियाओ नान के पूरे कान को ढकने के लिए कहा ताकि यह अधिक गंभीर लगे। नर्स ने कियाओ डोंगलियांग को अजीब नजरों से देखा, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार काम किया। उसे दिल ही दिल में पट्टियों को बर्बाद करने का दुख था। अस्पताल से निकलने के बाद
कियाओ नान ने अजीब तरह से अपने कान को छुआ जो बहुत भारी हो गया था। उसने अपना सिर झुकाया और कियाओ डोंगलियांग को देखा। कियाओ डोंगलियांग ने अपनी छोटी बेटी को देखा जो बहुत साफ दिख रही थी। उसकी काली और चमकदार आंखें चमकते काले मोतियों से भी ज्यादा सुंदर थीं। उसका दिल नरम हो गया। नान नान, डरो मत, पिताजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। कियाओ डोंगलियांग द्वारा सिर पर मालिश किए जाने से कियाओ नान को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उसके जीवन में उसके पिता के साथ उसके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उसके पिता उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। पिछले जन्म में उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके पिता उसकी तरफ एक नजर भी डालने को तैयार नहीं थे। कियाओ नान अच्छी तरह जानती थी कि उसके पिता का उसके प्रति व्यवहार उसकी गलती नहीं थी। उसे केवल खुद को ही दोषी मानना चाहिए। हर बार जब उसकी माँ ने कियाओ जिजिन के कारण उसे कष्ट दिया तो उसके पिता ने हमेशा उसे मना कर दिया। लेकिन उस समय उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया था और उसने सोचा कि जब तक वह परिवार की देखभाल करती है और उसके माता पिता झगड़ा नहीं करते हैं तब तक यह उसके बलिदान के लायक है। हर बार जब उसके पिता उसकी मदद करते तो वह अपनी माँ के पास खड़ी होकर दया की भीख मांगती। इससे उसके पिता का मान सम्मान कम हो गया और उसका दिल टूट गया। समय के साथ उसके पिता अब उसकी परवाह नहीं करते थे। दुर्भाग्य से दुखी लेकिन प्रतिरोध की कमी से क्रोधित। यह उदाहरण उसके पिता की भावनाओं को सटीक रूप से दर्शाता है। कियाओ नान खड़ी हो गई और कियाओ डोंगलियांग के करीब झुक गई। इस जीवन में वह अपने पिता को और निराश और दुखी नहीं होने देगी। उसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जब कियाओ नान घर से भागकर आधे दिन के लिए गायब हो गई तो डिंग जियाई शुरू में उदासीन थी। उसे उम्मीद थी कि कियाओ नान के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी और फिर वह आज्ञाकारी ढंग से घर लौट आएगी। वह फिर कियाओ नान से अपनी इच्छाएं मानने के लिए कहेगी। उसे विश्वास नहीं था कि कियाओ नान फिर भी सहमत होने से इनकार कर देगी जब तक कि कियाओ नान हमेशा के लिए इस घर में वापस नहीं आना चाहती। लेकिन 1-2 घंटे बीत गए और सूरज ढलने लगा। कियाओ डोंगलियांग के काम से जाने का समय हो गया था। डिंग जियाई को अभी भी कियाओ नान का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। उसे बेचैनी महसूस होने लगी। यह बदकिस्मत लड़की बहुत बिगड़ैल थी। यह जंगली लड़की आधा दिन बीत गया और अभी तक वापस नहीं आई। जब वह वापस आएगी तो मैं देखूंगा कि उसके साथ कैसे पेश आना है। माँ, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ होगा? कियाओ जिजिन के चेहरे पर संदेह था। कल से कियाओ नान अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। उसे लगता रहा कि कियाओ नान पहले जैसी नहीं रही। हालांकि उसे बस बुखार था, लेकिन उसके बुखार से ग्रस्त सिर को रोशनी मिल गई थी। अब उससे झूठ बोलना और उसे बहलाना इतना आसान नहीं था। क्या हो सकता है? उसके वापस आने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से अनुशासन दूंगी। जब बड़ी बेटी नरम पड़ गई तो डिंग जियाई सीधे बैठ गई और कियाओ जिजिन के प्रति अपना सुरक्षात्मक व्यवहार प्रदर्शित किया। जल्द ही कियाओ डोंगलियांग की आवाज आई। माँ और बेटी दोनों के चेहरे बदल गए और वे बाहर भागी। लेकिन जब उन दोनों ने देखा कि कियाओ नान वास्तव में कियाओ डोंगलियांग की साइकिल पर सवार होकर वापस आई है तो उनके चेहरे, विशेष रूप से डिंग जियाई के चेहरे, तुरंत काले हो गए। डिंग जियाई कुछ कदम आगे बढ़ी और कियाओ नान को साइकिल से नीचे खींचने की कोशिश की। इस समय जब कियाओ नान ने बगल में मुड़कर अपने पूरी तरह से बंधे हुए कान दिखाए, अब सफेद, मोटे और मांस के एक भी निशान के बिना, उसे अचानक दोषी महसूस हुआ। डिंग जियाई को याद आया कि कियाओ नान के भागने से पहले उसने कियाओ नान के कान पकड़ लिए थे। उस समय कियाओ नान बहुत दर्द में दिख रही थी और उसने उसे काट भी लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस पकड़ से उसने गुस्से में कियाओ नान के कान तोड़ दिए हों? उसने सोचा भी नहीं था कि उसने इतनी ताकत लगाई है। कियाओ जिजिन भी चौंक गई। उसने डिंग जियाई को पकड़ लिया। माँ, जब नान बाहर भागी तो मैंने उसके कपड़ों पर खून देखा। अध्याय 10, कठोर उपाय। माँ ने कियाओ नान को चोट पहुंचाई थी। पिताजी जरूर नाराज होंगे। अगर माँ ने कियाओ नान के कारण पिताजी से फिर से झगड़ा किया तो क्या पिताजी माँ को फिर भी माफ कर देंगे? कियाओ नान की चोट को देखकर डिंग जियाई तुरंत शांत हो गई। इसके विपरीत
जब कियाओ डोंगलियांग ने घूर कर देखा तो उसकी आंखों में जानलेवा नजर ने डिंग जियाई को डरा दिया और उसका चेहरा चादर की तरह सफेद हो गया। कियाओ डोंगलियांग को एक बूढ़ा अच्छा आदमी माना जाता था। वह आसानी से अपना आपा नहीं खोता, लेकिन जब वह व्यक्ति जो अपना आपा नहीं खोता उसमें थोड़ा सा भी गुस्सा आ जाता था तो यह और भी भयावह हो जाता था। इसलिए जब कियाओ डोंगलियांग ने क्रोध का पहला संकेत प्रदर्शित किया तो डिंग जियाई ने अपना अहंकार छुपाया और खुद को उसके साथ जाने के लिए मजबूर किया। कियाओ डोंगलियांग ने साइकिल खड़ी की और क्वाड में डिंग जियाई के साथ बहस नहीं की। तुम मेरे साथ कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यह कहकर वह डिंग जियाई और उसके बेडरूम की ओर चल पड़ा। डिंग जियाई ने अपनी सांस रोकी और उसके पीछे पीछे चली गई। कियाओ जिजिन इतनी डरी हुई थी कि वह कियाओ नान के पास भागी और कियाओ नान का हाथ खींच लिया। नान, पिताजी की अभिव्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें क्या हो गया है? क्या आपको लगता है कि वह माँ से झगड़ा करेंगे? क्या हमें जाकर मामला शांत करना चाहिए? कियाओ नान ने कियाओ जिजिन का हाथ खींच लिया। अगर तुम चाहो तो जाकर शांत हो जाओ। मैं ऐसा करने में मदद नहीं कर सकती। मुझे मार खाने का डर है। मरने से ठीक पहले कियाओ नान का दिल डिंग जियाई, उसकी अपनी माँ, ने पहले ही तोड़ दिया था। डिंग जियाई के शब्दों ने उसे कब्र में धकेल दिया। इस जीवन में पुनर्जन्म का समय भी बहुत संयोगवश था। यह तब था जब उसे पता चला कि उसका बुखार जानबूझकर बनाया गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि उसकी माँ ने उसे बुखार की दवा देने के बजाय उसे फेंक दिया। क्या वह वास्तव में डिंग जियाई की बेटी थी?